सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट, ये वीडियो होने वाली है सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए जो न्यू कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन लिया, चाहे वो ड्यू की सॉल के हो, रेगुलर के हो या एनसीवैप के हो। बस अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपके पास ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 BC, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए आपका हिस्ट्री माइनर में दे रखा है। आई होप आपको ये पता होगा। तो अगर आपने देखिए, आपके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको पेपर में कैसे लिखना है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप सिर्फ ये वीडियो देख लेते हो, तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बिकॉज इस एक वीडियो में आपके जितने भी सिलेबस में चैप्टर है, यूनिट्स है, वो सब कंप्लीट है। इस वन वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मैं आपको कराने वाली हूँ। इसमें आपको जितने भी आपके सारे सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आपके सारे जो यूनिट से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सब इससे बाहर कुछ आने ही वाला नहीं है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में यही आएगा, यही क्वेश्चन पूछेंगे, घुमा के पूछ लिया वो बात लगे या सेम भी पूछ लेगा, पर इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सिर्फ एक वीडियो ये देखने से आपका पूरा अच्छे स्कोर आप लेके आओगे। तो ये वीडियो मैं हिंदी मीडियम में बेसिकली आपको पढ़ा रही हूँ, पर मैं टाइम टू टाइम आपको सेम यही पीडीएफ आप देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए भी होने वाली है। तो ये देख सकते हो, सेम ही है क्वेश्चन। तो सेम सेम है, डिटो, दोनों नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश। तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी साथ साथ में। अगर आप ये नोट्स परचेज भी करना चाहते हो तो ओनली 50 रुपीज़ में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ये जो नोट्स है वो परचेज कर सकते हो ओनली 50 रुपीज़ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन और सारी आपकी जो रिगार्डिंग आपकी वीडियोस है, अपडेट है, वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए और हर सेमेस्टर में सारी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो कॉलेज का, तो आप लोग को ये भी नहीं पता होगा एग्जाम में लिखने कितना होता है। आप स्कूल में बहुत छोटा छोटा लिखते थे, जैसे कि 5-6 लाइन 8 लाइन में ऐसे लिखते थे आंसर। बट आपको कॉलेज में लिखना होता है, अगर आपको अच्छे स्कोर चाहिए पास होने, मिनिमम तो 5 पेज लिखने होते हैं। मैक्सिमम आप कितने भी ले जा सकते हो, मतलब 10 तक आप ले जा सकते हो, अगर मिनिमम 5 से कम नहीं करते हैं। 5 तक अगर करोगे तभी आपको गुड जो अच्छे स्कोर कहते हैं ना, वो आप लेकर आओगे। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, आपको हर क्वेश्चन में निष्कर्ष जरूर लिखना है। मेरी हर वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन, फिर आपका आंसर, फिर मैं निष्कर्ष कराती हूँ। ये कोई नहीं बताएगा आपको कि निष्कर्ष के भी आपको 4 नंबर मिलते हैं। आप जो लास्ट में क्वेश्चन आपने आंसर कराओ ना कराओ, बट आप निष्कर्ष भी जब करते हो ना, तो जो निष्कर्ष होता है ना, उसके आपका जो एग्जामिनर होता है वो 4 नंबर देता है निष्कर्ष का ओनली। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो यूनिट फर्स्ट से ही बनता है वो है फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपको पता होगा, आपने अगर बुक खोल के देखी होगी या ना नहीं भी खोल के देखी होगी, तो आपको बता दे रही हूँ। इसमें सिंपली अभी ये पूछ रहा है कि जो आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो अध्ययन कर रहे हो उसके स्रोत कहाँ से, आपको कहाँ से ये सब पता चलता है इस हिस्ट्री के बारे में, ये आपको बताना है। ये यही क्वेश्चन घुमा के पूछे तो ऐसे पूछेगा कि भारतीय प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। मीन्स जो आपके इतिहास को जानने के लिए जो आर्कोलॉजिक सोर्स होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आंसर देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को यही क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सेम ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना आंसर करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो, फर्स्ट टाइम आप हिस्ट्री कर रहे हो तो ये जान लो, इससे ये इतना सा ग्राफ आप जरूर बनाइएगा एग्जाम में। इतने से ग्राफ में आपको आप पूरा आंसर है आपका, बाकी इसी को आपको पूरा एक्सप्लेन करके ये आंसर देना है। और जो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ये आना ही आना है, ये तो डेफिनेटली वाला क्वेश्चन आता ही आता है हर टाइम और इस बार भी आएगा। तो इतिहास के जानने के स्रोत क्या होते हैं, मीन्स इतिहास को जानने के साधन क्या होते हैं। इतिहास को जानने के 2 साधन होते हैं बेसिकली, ठीक है, याद रखिएगा। पहला होता है पुरातत्व, मतलब पुरातात्विक यानी आर्कोलॉजिक सोर्स। दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेसी सोर्स। ओके, तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है, पुरातात्विक स्रोत में आता है कि हमें
जो खुदाई से मिली चीजें मिलती हैं, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता लगता है, जैसे कि अभिलेख, जैसे अशोक वगैरह के बारे में पता लगता है किसी के अभिलेख वगैरह से, या किसी भी टाइम के सिक्के मिलते हैं तो उससे भी हमें पता लगता है, तो ये भी पुरातात्विक सोर्स में आते हैं। या कोई स्मारक, जैसे कि कोई भवन, कोई इमारत, जैसे कुतुब मीनार मिलते हैं, ताजमहल मिलते थे, या तो हड़प्पा सभ्यता की, जो हड़प्पा सभ्यता आपको बिल्डिंग्स मिलती है, मतलब ईंटे के घर वगैरह, वो जो आपको स्मारक वहाँ का नहाने वाला मोहनजोदड़ो का मिलता है, अभी आप पढ़ोगे आगे, मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल में, तो ये सब आपके आते हैं पुरातात्विक शोध में। और चित्रकला वगैरह, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब क्योंकि चित्रकला दीवार पे होती थी। लोग जो पाषाण काल के लोग थे, जो आदि मानव थे, वो क्या करते थे, जो गुफा होती थी उसमें चित्र वगैरह बनाते थे, तो ये सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत पर। साहित्यिक स्रोत की किताबों में लिखा गया हो इतिहास के बारे में, उसको कहते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत भी जो होते हैं, लिटरेसी सोर्स, दो तरह के होते हैं। कैसे? पहला होता है देसी साहित्यिक स्रोत, मतलब जो हमारे देश में ही लिखा गया हो, ठीक है, देश के लोगों के द्वारा ही लिखा गया हो। दूसरा आता है विदेशी साहित्य शोध, यानी जो विदेशी यात्रियों द्वारा या विदेशी लोगों द्वारा लिखा गया जो साहित्य होता है, ठीक है, जो हमारे इतिहास को बताता है। तो देसी साहित्य में भी अब देखो दो कैटेगरी आ जाती है। एक आती है देसी साहित्य में धार्मिक, और एक आती है गैर धार्मिक। ऐसे बहुत सारी धार्मिक ग्रंथ है जिसके बारे में हमें, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता लगता है, और बाकी गैर धार्मिक भी चीजें हैं जो कि जो हमारे हिस्टोरियंस वगैरह होते हैं, इतिहासकार, उनके द्वारा लिखा जाता है। अब धार्मिक में कैसे आते हैं? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य से हमें पता लगता है हमारा इतिहास के बारे में, कि समाज कैसा था, कल्चर कैसा था। जैन साहित्य से पता लगता है, ब्राह्मण साहित्य से पता लगता है, रामायण लिख सकते हो आप, रामायण से पता लगता है, महाभारत से पता लगता है, आप लिख सकते हो, उपनिषद से पता लगता है, पुराण से पता लगता है। तो ये सब हमारे देसी साहित्यिक स्रोत है जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, जो कि धार्मिक में आते हैं, ठीक है। गैर धार्मिक में आते हैं जो देसी साहित्य, जैसे कि कोई राजा द्वारा लिखा गया हो, राजा के दरबारी द्वारा लिखा गया हो, या आम जनता के द्वारा लिखा गया हो, पर भारत के लोगों द्वारा ही लिखा गया हो। तो फिर साहित्यिक में ही विदेशी साहित्य कौन होते हैं? जो यूनान, जैसे कि एक यूनानी द्वारा लिखा गया था, चीनी साहित्य हेनसांग और के द्वारा लिखा गया था जब वो भारत आया था तो बौद्ध धर्म पढ़ने। अरबी साहित्य के बारे में भी अब इब्न बतूता ने लिखा था। यूनानी में लिखा था, इंडिका लिखा था मैगस्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है, अशोक के बारे में बताता है। तो ये सब हमारे इतिहास के जानने के स्रोत हैं। अब यही हमारा पूरा आंसर है, बट हमें इसको ब्रीफली, मतलब ये मैंने ब्रीफ में बताया, आपको डिटेल में बताना है इसी चीज को, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ये चार्ट देख लीजिएगा। वैसे मैं पढ़ा हिंदी में हूँ, आप चार्ट देख लीजिएगा, आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। अब हम जानते हैं थोड़ा डिटेल में इस चीज को। तो भारतीय प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं? वैसे तो मैंने आपको ये ब्रीफ में बता दिया था, अब मैं आपको डिटेल में बता दी हूँ। तो भारतीय जो प्राचीन इतिहास है उसको समझने और उसके अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार की स्रोत उपलब्ध है। मुख्यतः जो मैंने आपको बताया ना, चार भागों में इसको वर्गीकृत भी किया जा सकता है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी साहित्य और मुद्राएं वगैरह, अभिलेख, जो मैंने आपको सब बताया चार्ट में, वो सभी है, आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप यही चीज लिखिएगा। फिर साहित्यिक स्रोत के बारे में डिटेल में बताएंगे हम, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण साधन है। इससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता लगता है। इनमें धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ भी आते हैं, जो काल्पनिक ग्रंथ भी सम्मिलित होते हैं इसमें, जो कल्पना अनुसार भी बनाते हैं। और ग्रंथ तात्कालीन समाज की संरचना, परंपरा और विचारधारा को समझने में भी मदद करती है। मीन्स उस बुक में जो लिखी रहती है उस समय का समाज, उस समय की परंपरा, उस सब के बारे में हमें पता लगता है, इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में हम पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य क्या होते हैं, कैसे हमें धार्मिक साहित्य से पता लगता है हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में। तो वेदों से हमें पता लगता है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार हमारे वेद हैं जो कि भारतीय समाज को बताते हैं, प्राचीन समाज को कैसा था, उस समय का धर्म कैसा था, उस समय की संस्कृति परंपराएं कैसी थी। तो इन सब के प्रारंभिक स्रोत जो है वो हमें वेदों से प्राप्त होता है, कि उस समय के लोग यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, देवी देवताओं का पूजा करते थे। तो इन सब के वर्णन हमें वेदों में मिलता है। देन आता है उपनिषद। उपनिषद से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता लगता है। वेदांत दर्शन के आधारभूत ग्रंथ है उपनिषद।
वेदों के मतलब दर्शन ग्रंथ है, वेदों से ही इन्फ्लुएंस होकर बनाए गए हैं वो, जो आत्मा, ब्राह्मण और मोक्ष पर गहन विचार प्रदान करते हैं। तो उस समय की सोसाइटी कैसी थी, वो लोग ब्रह्म, आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष इन सब की बात करती थी। सोसाइटी के बारे में भी बताते हैं, धर्म के बारे में भी। पुराण से भी हमें पता लगता है, पुराणों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवता की कथा, राजवंशों का भी इतिहास बताया गया है। जैसे कि जो गुप्ता वंश है उसके भी बारे में जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। ठीक है। अब आप सोचोगे गुप्ता की कैसे मिलती है, पर गुप्ता भविष्य कहते हैं कि पुराणों में पहले ही लिख गया था उनके बारे में। महाकाव्य, महाकाव्य क्या है, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण से भी हमें क्या पता लगता है, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें हम कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी उस समय का, हमें राजनीति के बारे में पता लगता है। और रामायण से हमें आदर्श जीवन, कर्तव्यों को मार्गदर्शन की उस समय की सोसाइटी कैसी थी, रामायण के टाइम की और महाभारत के टाइम की, दोनों की पता लगता है। बौद्ध और जैन साहित्य से भी हमें पता लगता है। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है, सूत पिटक, विनय, अधम पिटक और विनय पिटक, तो इनसे हमें क्या मिलता है, इससे हमें प्राचीन जो समाज है, प्राचीन जो राजनीतिक है, प्राचीन जो धर्म है उसके बारे में जानकारी मिलती है। वैसे ही जो धर्म के अंग है, जो साहित्य है, उससे भी हमें क्या मिलता है, उस प्राचीन भारतीय धार्मिक सामाजिक आंदोलन इन सब का वर्णन मिलता है कि उस समय बहुत ज्यादा धर्म बढ़ गया था, फिर इसलिए इनका उदय हुआ। तो मतलब समाज के बारे में हमें पता लग रहा है उस समय के इन सब स्रोतों से। देन आता है, हम धार्मिक स्रोत तो जान लिए साहित्य में, अब जानते हैं साहित्य में ऐतिहासिक और राजसी साहित्य कौन कौन से थे, मतलब जो धर्म से हटके जो साहित्य थे उससे हमें कैसे प्राचीन समाज के बारे में पता लगता है। तो पहला आता है राज तरंगिणी जिसे कहते हैं कालहरण। ये कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताता है ये बुक। ये क्या है, राज तरंगिणी एक किताब है जो हमें कश्मीरी राजाओं का इतिहास बताता है, कश्मीर राजाओं की बुक है। हर्षचरित्र जो कि बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी। बाण भट्ट हर्षचरित्र हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है, जो हर्षवर्धन का जीवन था उस पर आधारित हमें हर्षवर्धन का इतिहास जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में हमें हर्षचरित्र से जानकारी मिलती है। संगम साहित्य से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, दक्षिण भारत की संगम सभ्यता की जानकारी हमें किससे मिलती है, संगम साहित्य से मिलती है, प्राचीन भारत की। वैसे हमें विदेशी साहित्य से भी जानकारी मिलती है। इंडिका जो कि मैगस्थनीज ने लिखा था, उससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन मिलता है। चीन और अरब साहित्य से भी हमें पता लगता है, इसमें भारतीय संस्कृति, धर्म और प्रशासन का वर्णन किया गया है। जैसे हियन सांग और इब्न बतूता ने जब भारत की यात्रा की तो उसने यहाँ का धर्म के बारे में, यहाँ का प्रशासन के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में अपनी बुक में लिख रखा है। अब हम जानते हैं साहित्यिक स्रोत हो गए पुरातात्विक, यानी जो खोद के हमें मिलते हैं या हमें ढूंढ के जो साहित्य हमें जो एविडेंस मिलते हैं उससे हमें इतिहास के बारे में कैसे पता लगता है। तो पुरातात्विक स्रोत जो कि भौतिक अवशेष के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास को बताता है, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो कोई कला हो, चाहे वो कोई मूर्ति हो, चाहे भित्ति चित्र हो यानी दीवारों पर उत्कीर्ण कोई चित्र हो, तो इन सब से अगर हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो है वो सबसे पहले स्थापत्य कला से हमें मिलती है, जो कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे जो नगर बनाए गए हैं जिसमें जल निकास प्रणाली, व्यवस्था, ग्रेनरी, स्थापत्य कला हमें देखने को मिलती है। तो ये सब क्या है, ये स्थापत्य कला। इससे हमें पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी जल निकास प्रणाली थी, कैसी नगर नियोजन व्यवस्था थी, क्योंकि हमें साफ साफ देखने को मिलता है, वहां पे पूरा शहर दिखता है हमें। मौर्य काल के बारे में पुरातात्विक शोध हमें मिलते हैं अशोक के स्तंभ से और स्तूपों से, सांची स्तूपों से। अशोक ने बहुत सारे स्तंभ बनाए थे, स्तूप बनाए थे, इससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। उसमें लिखित में लिख रखा है मौर्य काल के बारे में। गुप्त काल की जानकारी भी हमें मिलती है। मंदिर निर्माण की शुरुआत, जैसे उज्जैन का महाकालेश्वर से हमें पता लगता है कि गुप्त काल भी रहा है कभी, और मतलब तो ये सब क्या है, स्थापत्य कला है। चोल काल की भी जानकारी हमें दक्षिण भारत के भव्य मंदिर जैसे तंजावुर वृद्धेश्वर मंदिर से मिलती है। तो वृद्धेश्वर मंदिर को तंजावुर में बनाया गया था, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि चोल साम्राज्य ने बनाया था। तो ये सब स्थापत्य कला से हमें प्राचीन भारत के बारे में पता लगता है। वैसे ही हमें भित्ति चित्र और गुफाएं से भी पता लगता है, जैसे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की कला संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। हमें प्राचीन भारतीय की कला, संस्कृति और धर्म के बारे में पता लगता है अजंता और एलोरा की गुफा से। सांची और बरहुत स्तूप से हमें क्या पता लगता है, मूर्तिकला तात्कालीन सामाजिक उस समय की कैसी थी, ये सब कुछ चित्रण किया गया है दीवार पे। ठीक है। उत्खनन से भी हमें पता लगता है। महत्वपूर्ण स्थल है जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावरी, जो कि सिंधु सभ्यता का उन्नति का प्रमाण देते हैं। ये सब जो हमें खुदाई करके मिला है। वैसे हमें कालीबंगन और लोथल भी जो हमें जगह मिली है वो भी हमें ये बताती है कि उस समय आर्थिक गतिविधियां भी होती थी, व्यापारिक गतिविधि भी होती थी। वैसे हमें मुद्राएं और अभिलेखों से भी प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। मुद्राएं और अभिलेख जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये तात्कालीन शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था और धर्म और समाज की संरचना के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, जिसमें मुद्राएं,
जो कि सिक्के आ जाते हैं, हमें मौर्य काल के सिक्के मिलते हैं, कुषाण वंशों के सिक्के मिलते हैं। तो हमें ये पता लगता है कि उस समय का शासक कौन था, कैसा था, उसने अपने सिक्कों पे अपना नाम लिखाते थे, अपनी उपाधि लिखवाते थे, स्वर्ण मुद्राएं चलाते थे, सिक्के कौन से मुद्राएं चलाते थे ये भी हमें पता लगता है, क्योंकि हमें पता है ना पहले बार्टर सिस्टम चलता था, फिर इन लोगों ने सिक्के लॉन्च करे, तो हमें ये पता लगता है कि हाँ ये लोग पैसे का भी यूज करते थे। अभिलेखों से हमें पता लगता है, शिलालेख और ताम्रपत्र से, अशोक के शिलालेख जो है धम्म है, इससे हमें क्या पता लगता है, अशोक के जीवन काल, राजनीति, उसकी नीतियां के बारे में हमें पता लगता है। प्रयाग प्रशस्ति जो है जो समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी देता है। तो इन सब से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। भाषा और लिपि, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि प्राचीन भारत की प्रमुख लिपियां मानी जाती थी। संस्कृत और प्राकृतिक भाषा का व्यापक उपयोग हुआ था कब, प्राचीन भारत में। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे यूनानी और रोमन यात्री, जैसे तो मैगस्थनीज, प्लिनी और टैलोमी। मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भारतीय समाज संरचना का विवरण दिया है। प्लिनी और टोलेमी ने भी भारत के व्यापार और भूगोल की जानकारी दी है अपनी पुस्तक में। वैसे चीनी यात्री था फाहायान और हेनसान। फाहायान ने गुप्त काल के दौरान जो भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी उसका वर्णन किया था। हेंग सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल को और उसकी जो शिक्षा प्रणाली उसने जो अपनाई थी उसको अपनी पुस्तक में लिख रखा है। वैसे ही अरबी यात्री अब अल बरूनी और इब्न बतूता ने भी अपने पुस्तकों में भारत के बारे में लिख रखा है, प्राचीन भारत के बारे में। अल बरूनी ने लिख रखा है कि भारतीय समाज कैसा था, भारत के समाज में विज्ञान कैसा था, धर्म का भी वर्णन किया है कि धर्म कौन सा था भारत में। इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत के दौरान भारतीय जीवन का चरित्र क्या है कि दिल्ली सल्तनत कैसे शासन कर रही थी। तो ये सब जो स्रोत है ये हमें बताती है कि भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें इन सब स्रोतों से मिलती है। तो आई होप आपको ये पता लगा हो कि भारत के इतिहास की जानकारी हमें कैसे किस चीज से मिलती है। तो निष्कर्ष जरूर लिखना, 4 नंबर मिलते हैं निष्कर्ष के। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक, पुरातात्विक, मुद्राएं, अभिलेख और विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे स्रोत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे हमें इनका गहन अध्ययन करने में सहायता होती है। भारतीय सभ्यता की विविधता, समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर को हमें समझने के लिए इन सभी इतिहास, इन सभी पुरातात्विक और जो साहित्यिक स्रोत है, जिसमें धार्मिक और गैर धार्मिक और विदेशी साहित्य, इन सब के अध्ययन से हमें आसानी होती है हमारे प्राचीन इतिहास को जानने में। यही आप लिखोगे निष्कर्ष में। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया हो। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मैं एक बार इंग्लिश मीडियम वालों को ये दिखा देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आप देख सकते हो, आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो, बाकी समझा तो मैंने हिंदी में दिया है। आप पढ़ने के लिए आप बस ये पॉज करके पढ़ सकते हो, या तो आप टेलीग्राम से ये नोट परचेस कर सकते हो। ओके, तो आप देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए, आपका सेकंड क्वेश्चन हड़प्पा से रिलेटेड है। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसका विकास कैसे हुआ था, उसका पतन कैसे हो गया, और उसकी नगर नियोजन जो प्रणाली थी वो कैसी थी, उसके बारे में आपको बताना है। यही क्वेश्चन घुमा के पूछे तो ऐसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। मतलब आपको हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बताना है आपको, उत्पत्ति, विकास, पतन, नगर नियोजन, इन सभी में आपकी अर्थव्यवस्था भी शामिल होती है। मतलब क्वेश्चन एक ही है। यही क्वेश्चन आपको अथवा में पूछ सकता है कि हड़प्पाई नगरीयकरण की मुख्य विशेषताओं पर निबंध लिखिए। मीन्स आपको यही पूछ रहा है कि नगरीय मुख्य विशेषता क्या थी, मतलब इसकी नगर नियोजन के बारे में पूछ रहा है, तो आप सीधा नगर नियोजन नहीं लिखोगे, आप उत्पत्ति, विकास, पतन, नगर नियोजन सब लिखोगे। मीन्स जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ही तीनों क्वेश्चन कवर होते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको बताना है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही पूरा लिख के। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। चलते हैं हम अपने आंसर पे। हमें आंसर इंट्रोडक्शन से कोई भी स्टार्ट करना है, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे सिंधु सभ्यता के बारे में कि सिंधु सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जो कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह सभ्यता मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जो कि आधुनिक पाकिस्तान और भारत में आता है, तो उस क्षेत्र में ये सभ्यता पनपी थी, जो कि सिंधु और उसके सहायक नदी के किनारे ये विकसित हुई थी ये सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो काल था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। मीन्स ईसा पूर्व यानी जो हमारे फर्स्ट सेंचुरी मानी जाती है उससे बिफोर में, पहले में। ठीक है, तो इससे मानव इतिहास की प्रारंभिक नगरीय सभ्यता के रूप में हमें जाना जाता है। मतलब फर्स्ट टाइम मानव ने अगर कोई अर्बनाइजेशन बनाया, शहरीकरण किया या सभ्यता बनाया, तो वो हड़प्पा सभ्यता थी। मतलब भारत के लोग, चाहे पूरी दुनिया के लोगों ने पहली बार जब शहर में रहना शुरू किया या शहरी नियोजन शुरू किया, तो वो हड़प्पा सभ्यता ही पहला शहर है पूरे दुनिया का। ठीक है, तो अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई थी।
उत्पत्ति के कारण क्या थे? तो सबसे पहला इसका कारण था भूगोल और प्राकृतिक परिस्थितियां, मतलब हड़प्पा सभ्यता जहां पे पनपी थी, वो उसका जो भौगोलिक क्षेत्र था वही उसके लिए अमृत समान था। सिंधु सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के किनारे पनपी थी, जो कि 5 नदी से मिलकर बनती है, जिसे पंजाब कहते हैं, जो कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी, ठीक है, ये किनारे पे सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। जब 5 नदी के किनारे कोई सभ्यता विकसित होगी तो सोचो वो कितनी ज्यादा उपजाऊ होगी, और उपजाऊ के साथ जो नदी है उससे व्यापार करने में कितनी सहायता मिलती है। तो यही उसका क्या हुआ, उसके लिए बिल्कुल अमृत समान हुआ, मतलब भौगोलिक कारण उसका सबसे मेन कारण था इस सभ्यता के पनपने का। इसकी प्रमुख बस्तियां जो हमें मिलती है वो हड़प्पा में मिलती है, मोहनजोदड़ो में मिलती है, धोलावीरा में मिलती है, कालीबंगन में मिलती है, और लोथल में, लाखीगढ़ी और चंदूड़ो में मिलती है, ठीक है। आई होप आपने 12th में भी पढ़ा हो, थोड़ा आपको आइडिया हो। तो जानते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की कृषि और अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की कृषि और अर्थव्यवस्था कैसी थी उसको जानते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का आधार कृषि और नदी जल आधारित अर्थव्यवस्था ही थी, क्योंकि वो नदी के किनारे थी, जहां पे गेहूं उगाए जाते थे, जौ उगाए जाते थे, चना उगाए जाते थे, सरसों उगाए जाते थे और कपास की खेती की जाती थी। सिंचाई के लिए नदी और वर्षा पर निर्भर नहीं, मतलब निर्भरता थी। तो सिंचाई के लिए दो कारण महत्वपूर्ण थे, या तो हम नदी से पानी ले लेते थे क्योंकि वहां पे 5 नदी थी और सिंधु नदी भी थी, और या तो हम वर्षा पे निर्भर रहते थे, ठीक है। वहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी वो किस पे आधारित थी? एक तो कृषि पे आधारित थी, दूसरे पशुपालन पे आधारित थी। वहाँ के लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस के साथ साथ कुत्ते, बिल्ली जैसे पालतू जानवर पाला करते थे, क्योंकि गाय दूध देती थी। भेड़ से वो क्या करते थे, भेड़ बकरी जो होती है इससे इनसे वो जो ऊन होते थे वो कपड़े बना लेते थे, तो इन सब का वो उपयोग करते थे। भैंस जो होती थी ये हल जोतने, जो खेत होता है उसको जोतने के लिए यूज करती थी, तो इसलिए ये सब ये पालते थे। ये इनकी अर्थव्यवस्था का कारण थी, ठीक है। दूसरा, वो लोग व्यापार करते थे अर्थव्यवस्था में। हड़प्पा वासी स्थानीय और दूर दराज व्यापार करते रहते थे। लोथल से समुद्री व्यापार के साक्ष्य भी हमें मिले हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता, जो कि इसी सभ्यता के समकालीन सभ्यता विदेशों में चल रही थी, उससे हमारे व्यापार चलते थे। तीसरा अर्थव्यवस्था था इसका शिल्प और कारीगरी, मतलब जो छोटे छोटे हैंडक्राफ्ट लोग होते हैं ना, जो बनाते हैं, जैसे लोहार, सोनार, मूर्ति बनाने वाले कुम्हार, तो ये सब भी वहां पे, ये भी उनका अर्थव्यवस्था का एक कारण था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, तांबे के बर्तन बनाया करते थे, कांसे के औजार बनाया करते थे, और वस्त्र बनाने में भी वो लोग कुशल थे, ठीक है। अब जानते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति कैसी थी और उस समय का समाज की संरचना कैसी थी। समाज कैसा था हड़प्पा सभ्यता का? सिंधु सभ्यता की सामाजिक संरचना बिल्कुल सुव्यवस्थित थी, स्ट्रक्चर वाइज थी, ठीक है। समाज में विभिन्न वर्ग रहते थे, जिसमें शासक वर्ग, व्यापारिक वर्ग, कारीगर और किसान शामिल थे। मीन्स अगर आप जो पिरामिड से समझोगे तो सबसे ऊपर शासक रहते थे, शासक वर्ग, फिर व्यापारी वर्ग रहते थे, फिर कारीगर आते थे और फिर किसान आते थे, ठीक है। तो धार्मिक गतिविधियां महत्वपूर्ण होती थी यहाँ पे। यहाँ पे प्राकृतिक पूजा भी की जाती थी, जिसके हमें साक्ष्य भी मिले हैं, नदी की, जल की, सूर्य भगवान की और पशुपतिनाथ के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं सिक्के पे, जिससे पता लगता है कि ये लोग शिव की, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। तो जानते हैं हम अब हड़प्पा सभ्यता का विकास के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता ने टाइम टू टाइम कैसे अपना डेवलपमेंट किया, कैसे अपने आप को एक शहर के रूप में विकसित किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी नगर नियोजन प्रणाली आती है, जिसे नगर निर्माण प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण और नगर नियोजन को अद्वितीय माना जाता है। सबसे बेहतर अगर सिंधु सभ्यता की विशेषताएं पूछे तो आप उसकी नगर नियोजन प्रणाली बताओगे। यहाँ के जो नगर थे वो योजना इस सभ्यता के वैज्ञानिक और उन्नत दृष्टिकोण को बताता था। मीन्स ये नगर नियोजन बताता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते थे, उनके पास साइंस की नॉलेज थी, क्योंकि जो भी चीज उन्होंने बनाया था बिल्कुल आज जैसे शहर होते हैं ना, बिल्कुल वैसा बनाया था। उन्नत दृष्टिकोण का हमें प्रतीक मिलता है। कैसे? फर्स्ट, वहां की सड़क व्यवस्था से। नगरों में चौड़ी सड़कें बनाई जाती थी एकदम, और सीधी सड़कों का जाल बिछा होता था। जैसे आज हम देखते हैं ना, बहुत अच्छी जो रोड हमें देखने को मिलते हैं अच्छी अच्छी जगहों पे, सड़कें जो है वो ग्रिड पैटर्न पे बनाई जाती थी। मीन्स हर रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, मतलब एक गली जो है और दूसरी गली से निकलोगे तो आप दोनों 90 डिग्री पे काटोगे ऐसे। जैसे कि मैं बता देती हूँ, जैसे ये है गली, ये मकान है, यहाँ पे मकान है, यहाँ पे मकान है, तो यहाँ से इतनी अच्छी होती थी कि कोई ट्रैफिक भी नहीं हो पाएगा, मतलब इतनी अच्छी बनाई गई थी। दूसरी, वहां की जल निकास प्रणाली। प्रत्येक घर में एक जल निकासी प्रणाली दी गई थी, जो मुख्य नालों से जुड़ी होती थी। मीन्स आज के टाइम पे, मतलब के टाइम जैसी ही बनाई गई थी, जिस अंडरग्राउंड नाली बनाई गई थी, जो कि घर से जाती थी जमीन के नीचे से, और नाली खुली भी नहीं होती थी, बिल्कुल ढकी होती थी, जैसे कि विदेशों में आज देखी जाती है, और अभी दिल्ली में भी बन गई है अंडरग्राउंड नाली।
तो बिल्कुल इतना अच्छा उनका मतलब शहरीकरण था, तो यही बताता है। नालियों को भी किससे बनाया गया था? ईंटों से बनाया गया था, और साफ भी किया जाता था समय समय पे, उसमें ढक्कन बनाए गए थे, जैसे यूरोप में होता है, और आज दिल्ली में भी बनाई गई है वैसी नाली जो ढकी होती है अंडरग्राउंड, ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम वहाँ की नगर नियोजन को विशेषता मानते हैं। आवासीय और सार्वजनिक भवन, वहाँ के जो घर थे ना वो भी पक्की ईंटों के बनाए गए थे। अब पक्की ईंटों को बनाए गए थे तो इनको समझ रहे हो, इनको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, और ये भी पता था कि आज हम जिस घर में रह रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हो, वो भी पक्की ईंट की बनी होती है। तो सोचो, पक्की ईंट की वो भी ईंट यूज़ कर रहे थे। इसके बाद जो सभ्यता मिली वो पक्की ईंट की यूज़ नहीं कर रहे थे। आपको पता हो, आज में गाँव में झोपड़पट्टी में लोग रहते थे 10 साल पहले या 8 साल पहले, 3 साल पहले, पर सोचो ये बहुत साल पहले की बात है, फिर भी ये लोग पक्के घर के ईंट में रहते थे। घरों में इनके कुआँ होता था, स्नानागार होता था और आंगन होता था। मतलब बाहर भी शौच नहीं करते थे। इन लोग के घर में अपना पर्सनल बाथरूम होता था, आंगन होता था, और कुएं भी होते थे पानी के लिए सबके घरों में। किसी को सार्वजनिक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, इतना टेक्नोलॉजी था इनके पास। मोहनजोदड़ो में हमें महा स्नानागार मिला है, जिसे ग्रेट बात कहते हैं, जो सार्वजनिक भवन में मिले हैं, जो हमें बताता है कि ये लोग एक टाइम पे मिलते होंगे कोई त्योहार पे, किसी चीज पे, और साथ में वो करते होंगे पूजा वगैरह उसमें, जैसे होता है ना स्विमिंग पूल टाइप का, नीचे जाओ वैसे ही। चौथा इसकी नगर नियोजन की विशेषता ये थी किलेबंदी। अधिकांश नगर जो है वो किलेबंद किए गए थे कि किसी का आक्रमण ना हो। इतनी अच्छा स्ट्रक्चर था। किलेबंदी प्रशासनिक और धार्मिक केंद्रों को सुरक्षा प्रदान करती थी, जो भी प्रशासन वाला केंद्र था और जो धार्मिक केंद्र था उसको प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। अब हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के विकास में दूसरी क्या अच्छी चीज थी, वो थी शिल्प और तकनीकी प्रगति, मतलब टेक्नोलॉजी की उनको ज्ञान था, मतलब मुद्राएं का भी उपयोग कर रहे थे वो। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो विभिन्न प्रकार के और विभिन्न डिजाइन के जो मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, उसको लॉन्च कर रहे थे। इनमें पशुओं को, वृक्षों को और मानव के चित्र को आकृतित किया जाता था। जैसे आज हम देखते हैं ना, एक फसल की चित्र हमारे सिक्के पे दिखते हैं, नोटों पे गांधी जी की, तो ये लोग पशुओं के, वृक्षों के, मानव के चित्र अपने सिक्के में उत्कीर्ण करवाते थे। धातु कार्य, वो लोग टेक्नोलॉजी में कैसे उत्कीर्ण थे, उन्होंने कांसे और तांबे का उपयोग करके एक नया औजार बनाया था, जिसे कांसा कहते थे। मतलब इन लोग के पास साइंस वाली टेक्नोलॉजी भी थी। ये लोग क्या करा, इन्होंने तांबा और स्टील को मिला के एक नया धातु का निर्माण कर दिया, जिसे हम कांसा कहते हैं, ब्रोंज कहते हैं। इसलिए इसको ब्रोन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आविष्कार किया ब्रोंज का। कपास का भी उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग विश्व के पहले कपास उत्पादक माने जाते हैं। सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के विकास में तीसरी चीज है यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी, जिसे फर्टिलिटी गॉडेस कहा जाता था। मातृ देवी यानी भूमि की देवी, मतलब उपजाऊ जो उसकी भूमि थी उसके लिए वो लोग अपनी भूमि माता को पूजा करते थे, जिसको फर्टिलिटी गॉडेस के नाम से जाना जाता था। पशुपति की आकृति भी वहां पे मिली है, जो कि शिव को दर्शाती है कि वो लोग शिव जो है वो प्राचीन भारत में, मतलब सिंधु सभ्यता के लोग भी जो है वो शिव जी की पूजा करते थे। वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म से बिलोंग करते थे। यहाँ के लोग प्राकृतिक वृक्ष, पीपल की पूजा, इन सब पेड़ पत्तों की पूजा करा करते थे, क्योंकि इनके चित्र में, इनके सिक्कों में उन सबका उत्कीर्ण उदाहरण मिलता है। अब हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं क्यों सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण है कि सिंधु सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है। पहला कारण है कि पर्यावरण कारण। मतलब कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रभाव में परिवर्तन आ गया, सूखा पड़ गया, वहां जलवायु परिवर्तन आ गया। वहां की जो नदी है ना, उसने अपना रास्ता बदल लिया, और रास्ता बदलने से क्या हुआ, वो जो जगह थी जहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग रहते थे वो सूखा पड़ने लगा, वहां जलवायु परिवर्तन आने लगी, बाढ़ जैसी समस्या आने लगी, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप वगैरह जाने लगी, जिसके कारण पर्यावरण कारण से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो वहीं दूसरे कोई जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि नहीं, सिंधु सभ्यता का पतन आक्रमण के कारण हुआ। आर्यों के आक्रमण की संभावना पर विचार किया गया है, हालांकि इसके पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्य को बहुत से लोग भारत के ही मूल निवासी मानते हैं, क्योंकि उन्हीं ने तो वैदिक धर्म का यहाँ पे क्या था, स्थापना की थी। तो आर्य तो भारत के ही लोग थे, तो आक्रमण क्यों करेंगे। तीसरा, आर्थिक और सामाजिक पतन के कारण, मतलब व्यापार और शिल्प में गिरावट। बहुत से लोग मानते हैं उनका व्यापार ठप हो गया, शिल्प ठप हो गया, समाज में अस्थिरता आ गई, प्रशासन में कोई बिल्कुल विफलता आ गई, इस कारण उन्होंने जगह को बदल दिया। तो वहीं कुछ लोग मानते हैं महामारी आ गई, ऐसी कोई महामारी आ गई जिससे लाखों लोग मर गए वहां पे, तो वो सभ्यता का पतन हो गया। तो पतन के प्रभाव क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का पतन धीरे धीरे हुआ, बिल्कुल धीरे धीरे। इसके बाद ये सभ्यता गंगा घाटी की वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन, जो कि गंगा घाटी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की अनेक परंपराएं जैसे कृषि, शिल्प, वस्त्र निर्माण की बात सभ्यता में देखी गई। मतलब हमें सिंधु सभ्यता की थोड़ी थोड़ी झलक देखने को मिलती है, उसकी निरंतरता हमें देखने को मिलती है, बट इसका पतन तो हो गया था। तो निष्कर्ष के तौर पर आप लिखोगे कि
सिंधु सभ्यता ने विश्व को नगरीय योजना और शिल्प कौशल और सामाजिक संगठन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। इसका प्रभाव बाद की सभ्यता पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है, जो कि इसके पतन के कारण आज भी लोगों में शोध जारी है कि सही कारण क्या था इसके पतन का, क्योंकि मतभेद है लोगों के बीच में। ये सभ्यता न केवल भारतीय संस्कृति धरोहर का एक अभिन्न अंग है, बल्कि ये मानव इतिहास की उन उपलब्धियों का प्रतीक है जो हजारों वर्ष पहले हमने प्राप्त किया था, जो आज हम देखते हैं। मीन्स वो पहले ही लोग जानते थे ये सब चीज। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया हो। तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिखा देती हूँ मैं, आप देख सकते हो, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, या तो आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप देख लीजिए अपना क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि मौर्य वंश का परिचय को समझाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की उपलब्धियां और साम्राज्य विस्तार का वर्णन कीजिए। मतलब मौर्य वंश का परिचय दीजिए, मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के ही शासक थे, उसका प्रारंभिक जीवन उस कैसा था, और उसने अपने जीवन में कौन कौन सी उपाधि उपलब्धियां पाई थी, और उसका जो साम्राज्य विस्तार था वो उसने कैसे किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो परिचय से स्टार्ट करेंगे कोई भी आंसर, तो मौर्य वंश का परिचय जानेंगे। मौर्य वंश का उदय जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, ठीक है। और यह वंश भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक माना जाता है, क्योंकि मौर्य वंश के समय पे ही भारत जो है वो अखंड भारत बना था। मौर्य वंश ने भारतीय उप महाद्वीप में एक समृद्ध और विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी, जो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष अशोक महान के शासनकाल में बहुत ज्यादा फैला था, लेकिन इसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने ही रख दी थी। मौर्य वंश का शासन न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन को जानते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि मौर्य जाति के थे। चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन काफी साधारण था। वह पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं, उसके पास एक छोटे से गांव में रहते थे। प्रारंभिक जीवन में चंद्रगुप्त का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है हमें उनके बारे में, ठीक है। और बाद में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का इतिहास तब प्रसिद्ध हुआ जब उन्होंने चाणक्य कौटिल्य, जो कौटिल्य है, उसके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तब से हम चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं अपने इतिहास में। चाणक्य एक महान विद्वान था और राजनीतिक में निपुण था। वो क्या था, मंत्री था वो मौर्य साम्राज्य का। चाणक्य जो है, जिसे चंद्रगुप्त को एक योग्य शासक बनाने में उन्होंने अपनी मदद की, उससे मगध के जो नंद वंश है उसके शासक जो थे धनानंद, उसके खिलाफ संघर्ष करके मौर्य साम्राज्य की उसने स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत कम समय में अपनी शक्ति और साम्राज्य को स्थापित किया था। बहुत कम समय पे, वो बच्चा ही था जब उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के नेतृत्व में नंद वंश के अत्याचारी शासन, जो कि घनानंद है, उसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। यह कदम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, क्योंकि इससे मौर्य वंश में प्रभावी शासन की शुरुआत हुई। वहीं दूसरा, मगध साम्राज्य का विस्तार होने लगा। फिर चंद्रगुप्त ने मगध को, वर्तमान बिहार को, एक शक्तिशाली साम्राज्य में तब्दील कर दिया। उन्होंने उत्तर पश्चिम पेशावर तक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उज्जैन, कश्मीर, गंगा किनारा, राजस्थान, मतलब पूरे भारत पे को अपने कंट्रोल में कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसकी सैन्य संगठन और प्रशासनिक नीति जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। चंद्रगुप्त ने एक सशक्त सैन्य व्यवस्था स्थापित की थी। उन्होंने संविधान और न्याय व्यवस्था को मजबूती प्रदान की थी। उनके प्रशासन में संगठित कर प्रणाली भी लागू की गई थी, जो कि हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता लगता है। स्थिर शासन के बारे में पता लगता है। उनके साम्राज्य में राज्य अधिकारी और प्रशासन कर्मचारियों को एक सुव्यवस्थित नेटवर्क में रखा गया था। देन कौटिल्य का योगदान क्या है चंद्रगुप्त मौर्य में, और अर्थशास्त्र से हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त के शासन काल में चाणक्य, जो कि कौटिल्य भी कहा जाता है, उसने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के काल के जो राजनीतिक कूटनीति है उसके बारे में उसमें लिखा है। उसके प्रशासनिक कार्य को अपने ग्रंथ में लिखा है। उसकी नीति, कानून व्यवस्था कैसी थी, और उसने कहाँ कहाँ अपने साम्राज्य को विस्तार किया, इन सब की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। मौर्य साम्राज्य की
सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि क्या क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में वाणिज्य और संगठन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। व्यापार में व्यापारिक मार्गों को बहुत ज्यादा सुरक्षित किया गया था और विभिन्न व्यापारिक केंद्रों को स्थापित भी किया था। उनका साम्राज्य सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध माना जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा विशाल था, बहुत ज्यादा बड़ा था। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अधीन कर लिया था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीत के इस तरह मौर्य साम्राज्य ने पूरे उपमहाद्वीप में अपना अधिकांश बना लिया था। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों का अधिकरण सबसे पहले उसने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर महान के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में फैलने वाली यूनानी शक्ति को पराजित किया। उन्होंने बक्ट्रिया और कश्मीर के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया अलेक्जेंडर को हरा के। अलेक्जेंडर जिसे अलेक्जेंडर महान भी कहा जाता है, तो इसने पूरी कहते हैं इसने पूरी दुनिया जीत ली थी, पर ये भारत नहीं जीत पाया था। क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हरा दिया था। मगध का विस्तार किया फिर इसने। चंद्रगुप्त ने साम्राज्य का मुख्यालय पाटलिपुत्र जो कि पटना है उसमें अपना साम्राज्य की राजधानी बनाई। उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे स्थित क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने राजस्थान और दक्षिण भारत में अपनी विजय और अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए अपने अभियान किए। चंद्रगुप्त ने राजस्थान को जीत लिया, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उसकी सैन्य शक्ति और उसकी जो रणनीति थी उसने पूरे भारत को जीत लिया था। फिर उसने सिंघली भी जीत लिया जो कि श्रीलंका कहते हैं आज हम, जिसे वो सिंघली के नाम से पहले जानती थी। चंद्रगुप्त ने श्रीलंका को भी अपने साम्राज्य में यहाँ तक कि मतलब मिलाने की कोशिश की थी। उसके साथ ही रिश्ते और बनाए श्रीलंका से और बौद्ध धर्म के प्रचार भी किए थे श्रीलंका में। तो सोचो साम्राज्य कितना ज्यादा विस्तार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष में आप लिखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य में तब्दील भी किया। इसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों ने, सैन्य अभियानों ने और सामाजिक नीतियों ने उन्हें भारतीय इतिहास के एक महान शासक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने अपने समृद्ध और विस्तार को चरम उत्कर्ष पे पहुंचाया। मींस एक अलग ही लेवल पे, ऊंचे लेवल पे उनका साम्राज्य विस्तार को चंद्रगुप्त ने पहुंचाने में मदद की है। बाद में उनके पुत्र जो थे बिंदुसार और बाद में जो अशोक महान, तो आप जानते ही हो, उन्होंने इसको और ज्यादा एक्सपेंशन किया, इसको और ज्यादा समृद्ध बनाया भारतीय इतिहास में। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया हो, आंसर समझ आए हो। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये दिखा देती हूँ। देख सकते हो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप देख सकते हो। ठीक है, आपका यहाँ पे आ गया कंक्लूजन। ठीक है, अब आप फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय के कारणों का परीक्षण कीजिए। क्यों भारत में बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। यही क्वेश्चन अथवा में पूछे तो ऐसे पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। अरे इसकी कुछ विशेषता होगी, इसलिए तो इसका जन्म हुआ होगा भारत में। इसका क्यों हुआ था, तो इसकी विशेषता ही इसका कारण है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें कोई भी आंसर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि भारतीय इतिहास में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। धार्मिक और सामाजिक क्रांति का युग माना जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को। इसी समय बौद्ध और जैन धर्म का भारत में क्या हुआ था, उदय हुआ था, जिससे तात्कालीन समाज की जटिलताओं को दूर करते हुए सरल और तार्किक धर्म मार्ग को प्रस्तुत किया था। मीन्स उस समय का जो समाज था, उस समय के समाज में जितनी भी बुराइयां चल रही थी, जितने भी कठोर नियम कर्म कांड जो थे हिंदू धर्म के, क्योंकि उस समय बेसिकली हिंदू धर्म था, तो उससे आसान बनाने के लिए बौद्ध और जैन धर्म ने अपना प्रचार किया और इसकी स्थापना की। इन धर्मों ने न केवल भारतीय समाज में गहरा प्रभाव डाला बल्कि विश्व में कई हिस्सों में अपनी छाप भी छोड़ी है। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में आप ये लिखोगे। अब चलिए जानते हैं कि हम बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय के कारण क्या थे। दोनों धर्म के उदय के कारण एक ही थे, बाकी दोनों धर्म को थोड़ा अलग करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, कारण पर एक ही थे दोनों के। तो कारण में लिखे, पहला कारण है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय का धार्मिक कारण, जो वेदों की जटिलता थी और जो कर्म कांड था उससे छुटकारा पाने के लिए इस धर्म की उत्पत्ति हुई। वैदिक धर्म में जो यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, अत्यंत जटिल और महंगे हो जाते थे, क्योंकि भगवान को पाने का रास्ता क्या हो गया था उस समय, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते थे जो गरीब लोग नहीं कर पाते थे। तो इसी को आसान कराने के लिए धर्म केवल ब्राह्मणों तक के नियंत्रण में आ गया था। ब्राह्मण जो है वो जनता से पैसे ठगते थे। उस समय बहुत सारे ऐसे भी थे ब्राह्मण जो पैसे ठगते थे, तो आम जनता की भागीदारी बहुत ज्यादा कम हो गई धर्म में। तो फिर इसी धर्म को सुधारने के लिए क्या भगवान को
कर्म कांड से नहीं, आप ऐसे भी पा सकते हो। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा कारण था धार्मिक असंतोष। वैदिक धर्म में भौतिक लाभ और बाहरी कर्मकांड पर जोर बहुत ज्यादा उस समय हो रहा था। आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान की उपेक्षा कम हो गई थी। मतलब ज्यादा आध्यात्मिक आत्मज्ञान की जगह कर्मकांड पे ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। तो धार्मिक असंतोष लोगों में बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने जब दूसरा धर्म की उत्पत्ति हुई तो लोग उसकी तरफ खिंचते चले गए। तीसरा कारण है असमानता। धर्म में ब्राह्मणों के वर्चस्व के कारण अन्य वर्गों को समान अधिकार नहीं बढ़ता था। आपको पता है समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर होता था, देन होता था क्षत्रिय, तीसरा होता था वैश्य, चौथा होता था शूद्र। समाज 4 भागों में बटा था। 4 भागों में बंटने में समाज में बहुत ज्यादा असमानता थी। उस असमानता को खत्म करने के लिए, क्योंकि जो बौद्ध और जैन धर्म थे उसकी उत्पत्ति हुई थी जिसमें कोई भी ऊंची जाति नीची जाति नहीं थी, तो इसलिए उस धर्म का उत्पत्ति हुआ। ठीक है। देन आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक कारण। सामाजिक कारण ये था कि जाति व्यवस्था को आप सामाजिक कारण में भी लिखोगे कि जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर रूप ले ली थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है वो कठोर जाति व्यवस्था से समाज में बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया था। निचले वर्ग को बहुत ज्यादा वंचित रखा गया था हर अधिकार से, शिक्षा से। तो इसलिए क्या हुआ, भगवान से दूर रखा जाता था, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। इसलिए क्या हुआ, फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। दूसरा, महिलाओं की दुर्दशा। उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, बट जो उत्तर वैदिक काल आया था उसमें महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी। उनको स्वतंत्रता नहीं थी, संपत्ति पे भी उनको अधिकार नहीं था। फिर बौद्ध धर्म की जब उत्पत्ति हुई, उन्होंने महिलाओं को भी सीम अधिकार दिया और संपत्ति पे भी उनका अधिकार जताया। तो यही सामाजिक कारण बनता है बौद्ध और जैन धर्म का। तीसरा कारण है बौद्ध और जैन धर्म का कि सामाजिक समानता की आवश्यकता लोगों ने महसूस की। लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म में देखा कि वहां पे लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है, मतलब पुरुष और महिला को समान माना जा रहा है, जाति के नाम पे भी किसी से भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, उसकी उत्पत्ति का कारण बना। बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का तीसरा कारण माना जाता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला कारण है कि व्यापारियों का समर्थन। जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था वो व्यापार और शहरीकरण के कारण व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ, जिससे सरल और तार्किक धर्मों की आवश्यकता थी। मतलब इन्होंने व्यापार को, शहरीकरण को बढ़ावा दिया, जिसमें तर्क करने पर जोर दिया गया। तो यही इसका आर्थिक कारण बना। दूसरा कारण था यज्ञों का आर्थिक बोझ। क्यों आर्थिक कारण का दूसरा कारण है क्योंकि यज्ञ कराने में बहुत ज्यादा धन खर्च होते थे। आम जनता के लिए ये बहुत ज्यादा कठिनाई का कार्य बनता था। आम जनता को भी भगवान से जुड़ना था, पर आर्थिक उनकी तंगी होती थी, नहीं कर पाते थे वो लोग। तो उन लोगों ने ये धर्म छोड़ के बौद्ध और जैन धर्म को अपना लिया। ठीक है। तीसरा कारण था साधारण जीवन शैली की मांग। बौद्ध और जैन धर्म साधारण जीवन शैली को त्याग पर बल दिया, जो लोगों को आकर्षित कर रहा था। क्योंकि वो लोग ना कर्मकांड की बात करते थे, ना कोई पूजा कर्मकांड की बात करते थे, बस वो लोग आत्मचिंतन की बात करते थे, जो लोगों को बहुत ज्यादा सरल लगने लगा। तो यही बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का कारण बना। अब जानते हैं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का राजनीतिक कारण क्या था। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का राजनीतिक कारण था कि क्षेत्रीय वर्ग संघर्ष का असंतोष। क्षत्रिय वर्ग जो है ब्राह्मण के प्रभुत्व में असंतुष्ट था, वो भी ब्राह्मणों से तंग हो चुका था। जैसे कि महावीर जी और जो बुद्ध जी थे वो भी एक क्षत्रिय परिवार से ही थे, और उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। और इन दोनों ने क्या करा, बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति की। उनके संस्थापक माने जाते हैं। राजाओं का समर्थन भी इसमें मिला। मगध के शासक बिंबिसार ने, अजात शत्रु ने, और इन सब ने क्या करा, बौद्ध धर्म का सपोर्ट किया। अशोक को भी आपको पता है बौद्ध धर्म के अनुयायी ही थे, चंद्रगुप्त भी बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। तो राजाओं का भी समर्थन बौद्ध धर्म को मिला। छठा कारण था बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति का दार्शनिक और नैतिक कारण। मीन्स अहिंसा का सिद्धांत देते थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा और शांति का प्रचार किया था, जिससे लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हुए थे। दूसरा कारण था आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता की, मतलब बात करते थे। दोनों धर्मों में आत्मज्ञान और व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर देने की बात की जाती थी, जो लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी। ओके, आपको ये तो पता चल गया कि कारण क्या थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति का। अब ये जान लेते हैं कि हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले हम बौद्ध धर्म की विशेषता को बताते हैं कि बौद्ध धर्म की विशेषता क्या थी। ठीक है, ठीक है। तो तुर्वाय सत्य, मतलब बौद्ध धर्म में 4 सत्य की बात की गई है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात की है अपनी शिक्षा में। उन्होंने शिक्षा दी है कि 4 चीज सत्य है, जो होना ही होना है। दुख है, मतलब जीवन में सबके दुख है। दुख है तो दुख का कारण भी है। आप दुख ऐसे वैसे नहीं हो, आपका कोई कारण है दुख होने का, बौद्ध जी कहते हैं। तीसरा,
दुख जो है उसका एक निवारण भी है। और चौथा कहते हैं दुख के निवारण का मार्ग भी है कि आप दुख का निवारण कैसे कर सकते हो, जिसके लिए वो अष्टांगिक मार्ग बताते हैं, 8 मार्ग बताते हैं। मतलब बौद्ध धर्म के शिक्षा में बौद्ध कहते हैं कि 4 कारण आपके जीवन में सत्य है, इसको आप कभी ठुकरा नहीं सकते कि आपके जीवन में दुख होना ही होना है। दुख जो है उसका कारण भी है, दुख जो है उसका निवारण भी हो सकता है। और दुख का निवारण आप कैसे करोगे, वो भी आपको 8 रास्ते बताए हैं जिससे आप दुख को दूर कर सकते हो। उसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। क्या है वो अष्टांगिक मार्ग? तो वो अष्टांगिक मार्ग है, बुद्ध ने कहा है कि सम्यक दृष्टि, मतलब सही दृष्टि से लोगों को देखो, संकल्प रखो अच्छा, वाणी अपनी अच्छी रखो, अपने कर्म अच्छे रखो, अपनी आजीविका जो अच्छा है, अपने रहन सहन अच्छे रखो, आपके प्रयास जो है वो भी सही रखो, आपकी स्मृति जो ज्ञान है उसको भी अच्छा ज्ञान अपनाओ, सही ध्यान करो, तो ही आप क्या कर सकते हो, दुख का निवारण कर सकते हो। ये अष्टांगिक मार्ग में बताया है। ठीक है। दूसरा है मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म ने अति संयम और अति भोग के बीच संतुलित मार्ग अपनाने की शिक्षा भी दी है। क्या है कि आप अति संयम और अति भोग के बीच आप मध्यम मार्ग अपनाओ, जिससे आप संतुलित हो सकते हो। बौद्ध धर्म की शिक्षा में अहिंसा की भी बात की गई है। बौद्ध धर्म ने अहिंसा को मुख्य सिद्धांत बनाया है। उन्होंने ध्यान और तप पर जोर दिया है। ध्यान और साधना को आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन बताया है। सार्वभौमिकता की बात की है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म ने जाति, लिंग और वर्ग के भेदभाव को अस्वीकार भी किया है। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं आप जानते हैं, हमने बौद्ध धर्म की विशेषता जान ली। इसमें है त्रिप्रतन। महावीर जैन धर्म ने धर्म में 3 रत्न बताए हैं: सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही विश्वास, सम्यक दर्शन, सही आचरण। सम्यक चरित्र ही आपको एक त्रिरत्न मतलब रत्न वाला इंसान बना सकता है, गुणी इंसान बना सकता है। उन्होंने अपनी उनकी विशेषता है कि वो अहिंसा की बात करते हैं। जैनिस जो लोग होते हैं, आपको पता है बहुत ज्यादा अहिंसावादी होते हैं और अनेकतावाद पे जोर देते हैं। जैन धर्म ने कहा है कि सत्य को कोई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ठीक है। अपग्रह की बात करते हैं। जैन धर्म ने भौतिक वस्तुओं के त्याग को सीमित उपयोग की शिक्षा दी है। मतलब कहा है कि भौतिक वस्तुओं को त्याग भी करो और इसका सीमित उपयोग भी करो। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा त्याग दो। बहुत आपने देखा होगा ज्यादा जैनिस जो है वो बिजनेसमैन होते हैं। तप और आत्म संयम पर ध्यान देने की बात की है। आत्म संयम और तपस्या को आत्मा की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। ये इसकी विशेषता है जैन धर्म की। व्रतों का भी पालन करने के लिए बोला है। जैन धर्म ने सत्य, अहिंसा, आस्त्य, ब्रह्मचार्य, अप्रग्रह के व्रतों का पालन करने की शिक्षा दी है। बोला है कि सत्य बोले तो आपका ये व्रत होगा, अहिंसा किसी को नुकसान ना पहुंचाए आपका व्रत होगा, असत्य जो है उससे दूर रहे तो आपका आपका व्रत होगा, ब्रह्मचार्य का पालन करे, अपरिग्रह रहे तो आपका व्रत का पालन होगा। तो निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष में आप लिखोगे कि बौद्ध और जो जैन धर्म था उसका उद्देश्य जो है वो तात्कालीन जो उस समय का समाज था ना, उसकी आवश्यकता और समस्या के उत्तर में था। मतलब उस समय की समस्या का उत्तर देना तो था ही ना लोगों को, जनता को। तो उसने बौद्ध और जैन धर्म का उदय किया। उत्तर में जो उस समय का समाज था उसका उत्तर था। इन धर्मों ने धार्मिक कर्मकांडों का, सामाजिक असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई थी और सरल तार्किक, मतलब सरल सा एक धर्म हो, तर्क करने वाला, जिसमें सवाल किया जाए और नैतिकता के जीवन पे आधारित हो वो धर्म। इस धर्म के सिद्धांत इसके महत्वपूर्ण महत्व माने जाते हैं और इसी समाज को शांति, अहिंसा और समानता की दिशा में प्रेरित करता है ये धर्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों को दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 भी आप देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि सातवाहन राज्य की व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो सातवाहन वंश था भारत में, प्राचीन भारत में, उसकी व्यवस्था कैसी थी, उसका राज्य कैसा था, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। तो सातवाहन साम्राज्य जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के एक महत्वपूर्ण प्राचीन समाज के रूप में उभरा था, जिसका अस्तित्व जो है वो लगभग 1वीं शताब्दी में से जो 3वीं शताब्दी पश्चात तक चला था। ठीक है। इस साम्राज्य में विशेष रूप से दक्षिण भारत में स्थापित किया था अपना साम्राज्य। सातवाहन का साम्राज्य दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन क्षेत्रों तक इनका प्रभाव था। सातवाहन साम्राज्य की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम इसके प्रशासनिक ढांचे, इसके राजनीतिक संगठन और आर्थिक संरचना को हम जानेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप इतना लिख दीजिएगा। अब चलिए जानते हैं हम जो सातवाहन वंश था, साम्राज्य था, उसका राज्य व्यवस्था कैसी थी, उसकी राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा था।
सातवाहन साम्राज्य की राज्य व्यवस्था समृद्ध और सुव्यवस्थित थी, जो कि विभिन्न प्रशासनिक और सैन्य संगठनों पर आधारित थी। ठीक है। सातवाहन शासकों ने राज्य में प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए थे, जिसको हम जानते हैं उसके प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या काम करा था उसने। पहला, जक्के संरचना को स्थापित किया था। सातवाहन साम्राज्य की प्रमुख शासक वर्ग व्यवस्था एक केंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित थी। जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही सेंट्रल केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मतलब इसके जितने भी क्षेत्र थे उसको एक ही राजा कंट्रोल करता था। साम्राज्य के शासक जो है वो स्वयं को राजा के रूप में संबोधित करते थे। सातवाहन साम्राज्य की प्रमुख जो संस्था थी उसको राजमहल की, जिसमें शासक राजमहल में रहा करते थे, जिसमें शासक परिवार, मंत्री और अन्य उच्च अधिकारी जो है वो रहा करते थे। ठीक है। तो जो दूसरा है सातवाहन जो वंश था उसके प्रशासनिक अधिकारी कैसी थी। ठीक है। तो सातवाहन साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के मंत्री और अधिकारी राज्य के प्रशासन में कार्यरत थे। मुख्य रूप से मंत्री में सैन्य कमांडर आता था जिसे जनपदी कहा जाता था, और कर्तव्य निष्ठा अधिकारी शामिल होते थे। प्रशासनिक कार्यों में भूमि कर वसूलना शामिल था, न्याय वितरण करना मसूल था, न्याय देना लोगों को, और सैन्य अभियानों को संचालन करने का कार्य होता था इन मंत्रियों का, अधिकारियों का। ठीक है। दूसरा है इनकी सैन्य संरचना कैसी थी। ठीक है। इनकी न्याय संरचना, सैन्य संरचना कैसी थी। सातवाहन साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था भी बहुत ज्यादा प्रभावी थी। सेना में पैदल सैनिक के साथ साथ इनके पास रथ वाले और हाथी का भी उपयोग करते थे अपनी सेना में। सेना का मुख्य उद्देश्य था कि साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करना, आक्रमणों को रोकना, निपटाना। सातवाहन शासकों ने युद्ध और सैन्य अभियानों में अपने नेतृत्व को महत्वपूर्ण उपयोग भी किया है। चौथा था सातवाहन की न्याय व्यवस्था कैसी थी। ठीक है। तो सातवाहन साम्राज्य में न्याय व्यवस्था का संचालन शासक और उनके नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता था। न्याय प्रणाली में धर्मशास्त्र का पालन किया जाता था, जो समाज की नैतिकता और न्याय के आधार पर काम करता था। न्यायालयों में विवाद और समाधान किया जाता था, और अपराधों के लिए दंड निर्धारित भी किया जाता था। पांचवा, सातवाहन साम्राज्य में जो स्थानीय प्रशासन था वो कैसा था। सातवाहन साम्राज्य में स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक तंत्र बहुत ज्यादा मजबूत था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग थे उसे ग्रामपति कहा जाता था। ग्रामपति जैसे जो कार्यरत थे अधिकारी, वो स्थानीय मामलों को ध्यान रखते थे, जिसे ग्रामपति कहा जाता था, गांव को देखते थे। सातवाहन की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसको जानते हैं। तो सातवाहन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और शिल्प उद्योग पर आधारित थी। वहां के लोग कृषि करते थे, व्यापार करते थे, और छोटे मोटे सोनार और जो लोहार कुमार होते हैं ये काम करे करते थे। यह समय भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दौरान कई समृद्ध व्यापारिक मार्ग और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित हो गए थे भारत के अन्य देशों के साथ। उसमें से पहला था इसकी अर्थव्यवस्था में कृषि। सातवाहन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो कृषि था, क्योंकि भारत उस समय कृषि प्रधान देश ही था। उपजाऊ भूमि ने कृषि उत्पादन को बढ़ाया। प्रमुख कृषि उत्पादन में धान, ज्वार, गेहूं, अनाज शामिल होते थे, और साम्राज्य के शासक और उनके अधिकारी कृषि उत्पाद पर जोर से कर भी वसूली करते थे, और उनके आय का स्रोत भी जो था वो कृषि आधारित ही था। दूसरा, व्यापार होता था अर्थव्यवस्था में। सातवाहन साम्राज्य का व्यापारिक नेटवर्क अत्यंत विकसित हो गया था। व्यापारी भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों और मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य के साथ इनके संपर्क थे। समुद्री मार्गों के माध्यम से ये लोग संपर्क बढ़ाते थे, और साथ ही स्थल मार्गों से भी ये लोग अपने व्यापार करते थे, गतिविधियां चालू रहती थी। इनके विभिन्न प्रकार के सामान और व्यापार, जैसे कपड़े, मसाले, मणि, धातु, हाथी दांत, इन सब का क्या करते थे ये लोग, ये विदेशी जो मैंने बताया रोमन साम्राज्य वगैरह, इन सबसे बंदरगाहों के माध्यम से और स्थल मार्गों से, जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, रेशम मार्ग, उसके माध्यम से व्यापार भी करते थे। तीसरा इनकी अर्थव्यवस्था का स्रोत था शिल्प और उद्योग। सातवाहन साम्राज्य में शिल्प उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ की शिल्प उच्च गुणवत्ता की मूर्तियां, धातु उपकरण, वस्त्र और काष्ठ कला है उस वो करते थे। इन शिल्पों का उपयोग न केवल साम्राज्य के अंदर किया जाता था, बल्कि इन्हें अन्य भारत देश में भी भेजा जाता था। तो ये भी इनकी अर्थव्यवस्था का स्रोत था। चौथा, इनकी अर्थव्यवस्था का स्रोत है कर प्रणाली। सातवाहन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में कर एक महत्वपूर्ण तत्व था। शासक कृषि उत्पाद पर कर वसूलता था, मतलब टैक्स लगाता था कृषियों पर, किसानों पर। साथ ही व्यापारियों ने व्यापारिक कर भी वसूला था। जो व्यापार करते थे उनसे भी टैक्स लेते थे सातवाहन शासक। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था ये, जिसका उपयोग सेना में रख रखाव, प्रशासनिक कार्य और सार्वजनिक योजना, जनता की भलाई के लिए टैक्स को लेके उनके ही भलाई के लिए किया जाता था। ओके। सिक्के का प्रयोग। सातवाहन शासकों ने सिक्कों का प्रयोग भी किया था, जो कि व्यापार और वित्तीय लेन देन के लिए महत्वपूर्ण थे।
सातवाहन सिक्के विभिन्न धातु से बनाए जाते थे, जैसे तांबा, चांदी, सोना, इन सब के सिक्के वो लोग उपयोग करते थे। आई होप आपको ये भी समझ आया हो। तो निष्कर्ष जरूर लिखना है। निष्कर्ष में आप लिखोगे कि सातवाहन साम्राज्य की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों ही समृद्ध और व्यवस्थित थी। शासक ने प्रशासनिक और सैन्य संरचना का गठन किया, जो राज्य के प्रशासन को प्रभावी ढंग से जो चलाने में मददगार था। साथ ही अर्थव्यवस्था की भी नींव रखी। कृषि, व्यापार और शिल्प उद्योग पर आधारित थी सातवाहन की जो अर्थव्यवस्था है, जो कि साम्राज्य को आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त बना रही थी, मजबूत बना रही थी। इन दोनों तत्वों ने साम्राज्य के विस्तार में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे सातवाहन अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो उससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी एक बार दिखा दूं। आप पोस्ट करके वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं 2 वीडियो नहीं बना सकती, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट है मेरे वो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो इस वजह से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि पूर्व जनपद और महाजनपद का वर्णन कीजिए। मतलब जनपद काल में पूर्व जनपद काल और महाजनपद काल का वर्णन करना है, और ये भी बता देना है। इसमें पता लग रहा है कि दोनों में क्या विभिन्नता थी, वो भी आपको बताना है। ठीक है। तो महाजनपद काल भी एक काल था जो कि वैदिक काल के बाद आया था, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं जनपद क्या होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसमें ये चीज जरूर लिखना है कि जनपद का अर्थ क्या होता है। जनपद, जन जन का मतलब होता है जो है राज्य, और पद का मतलब होता है नगर। ठीक है। जबकि महाजनपद का जो अर्थ है वो है महान राज्य, जो बड़े और समृद्ध जनपदों को संदर्भित बताता है। ठीक है। जनपद छोटा, महाजनपद बड़ा को बताता है। ये जनपद और महाजनपद भारतीय राजनीतिक, समाज और सांस्कृतिक में एक नए मोड़ को दिखाता है, जो महाजनपद के रूप में केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था की ओर अग्रसर करता है भारत की इतिहास को। ठीक है। तो हम पूर्व जनपद और महाजनपद की उत्पत्ति, उनके राजनीतिक ढांचे कैसे थे, समाज, सांस्कृतिक और उनके ऐतिहासिक योगदान क्या था, उसको हम जानेंगे। ठीक है। तो जनपद, जिसे पूर्व जनपद कहा जाता था, वो क्या था। जनपद का अस्तित्व वैदिक काल से ही होता आ रहा है। हम पढ़ते हैं वैदिक काल से। भारत में जनपद छोटे होते थे, जो एक निश्चित क्षेत्र में फैलकर बसे हुए थे। इनकी शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता थी जनपद की कि अक्सर राजा या जो मुखिया होती थी उसके अधीन होता था ये जनपद। ठीक है। जनपद की संख्या और उनके क्षेत्र का विस्तार समय के साथ बदलता रहा, और कुछ जनपद का उल्लेख हमें जो है वो प्राचीन काल से ही मिलता है। जैसे कि मगध का, ये बिहार के क्षेत्र में स्थित था, बाद में ये महाजनपद बन गया। काशी, यह भी काशी नगरी वर्तमान में बनारस के आसपास था। ये कौशल का हमें मिलता है, वैदिक काल से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में मिलता है कौशल। वैसे मिलता है, ये काशी और कौशल के बीच में स्थित था। तो ये 4 हमें वैदिक काल से ही देखने को मिलते हैं। इसको कहते हैं हम जनपद। पर महाजनपद जो है वो 16 महाजनपद थे, ये अलग था, इसको ये थोड़ा बड़ा था। महाजनपद शब्द का प्रयोग बड़े पैमाने और शक्तिशाली राज्य के रूप में किया जाता है, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। महाजनपदों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विस्तार करना था, अधिकांश जनसंख्या को नियंत्रित करना था। बौद्ध और जैन साहित्य में इनकी विशेषताओं को वर्णन भी मिलता है। इन्हें महान या अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के रूप में चित्रित किया गया है महाजनपद को। भारत में कुल 16 महाजनपद है, जिन्हें षोडश महाजनपद कहते हैं। ठीक है। 16 महाजनपद। तो कौन कौन से है उसको जान लेते हैं। पहला है मगध महाजनपद। यह महाजनपद बिहार और झारखंड के क्षेत्र में स्थित था, और ये सबसे प्रमुख महाजनपद माना जाता था। दूसरा था कौशल, यह महाजनपद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में था। तीसरा था वत्स्य, ये काशी में स्थित था। चौथा है कुरु, आपको पता होगा, ये महाजनपद हरियाणा और दिल्ली के आसपास था, जो कि कौरवों की राजधानी है, जो हमें मिलती है वैदिक काल में भी हमें देखने को मिलती है। महाभारत में हमें इसका वर्णन मिलता है। पंचाल हमें देखता है, इसका भी महाभारत में हमें इसके बारे में पता लगता है। जो शकुनी होता है, जो दुर्योधन का मामा होता है, वो पंचाल का होता है। सॉरी, जो द्रौपदी होती है वो पंचाल की रानी होती है, राजकुमारी होती है। मल हमें देखता है। महाजनपद बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमांत के क्षेत्र में था। जो हमें धनानंद मिलता है महाभारत में देखने को, वो हमें कहाँ मिलता है, वो मल का शासक होता है। शाक्य हमें देखने पड़ते हैं, ये लुम्बानी क्षेत्र में स्थित होते हैं। ये बौद्ध धर्म में भी हमें शाक्य का जिक्र मिलता है। लिच्छविनी महाजनपद जो कि बिहार में है, बौद्ध धर्म में भी हमें इसका वर्णन मिलता है। गंधार, ये है महाभारत में जो शकुनी का जो
साम्राज्य था जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में है, जो कि दुर्योधन के मामा का हमें महाभारत में मिलता है। अंग प्रदेश मिलता है महाभारत में। अगर आपने कर्ण का पढ़ा होगा तो कर्ण जिस साम्राज्य का राजा था जो कि दुर्योधन ने उसे दिया था वो अंग था। अंग साम्राज्य जो कि बिहार में है, जो कि अब भागलपुर के नाम से जाना जाता है। वच्छी साम्राज्य ये महाजनपद बिहार और नेपाल की सीमा में था। सूरसेन मिलता है हमें महाजनपद। हमें मगध मिलता है जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास से था। महाकामा मिलता है, अभिसार मिलता है और काशी मिलता है। तो ये सब 16 महाजनपद थे जो कि हमें भारतीय हमारे महाजनपद में मिलते हैं। भारतीय समाज में राजनीतिक, धर्म, सांस्कृतिक कई बदलाव आए। महाजनपद की शासन व्यवस्था में राजा सभा सीमित योगदान रहा इन सबका। व्यापार, संस्कृति, आदान प्रदान, युद्धों के माध्यम से इनके शक्ति संघर्ष भी देखा गया है। ठीक है, इतना ही लिखोगे आप महाजनपद में। निष्कर्ष के तौर पे आप निष्कर्ष जरूर डालना है। निष्कर्ष में लिखोगे कि प्रारंभिक भारतीय सभ्यता में जनपद और महाजनपद ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया है। महाजनपद का विकास विशेष रूप से बौद्ध और जैन धर्मों के उदय के समय ही हुआ था। इनकी सांस्कृतिक धरोहर आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को दिखा दूं एक बार। देख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एकदम। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारा स्तूप से आप क्या समझते हैं? सांची के स्तूप की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कोई स्तूप के आपको विशेषता पूछ सकता है, ये पूछ सकता है स्तूप है क्या, स्तूप होता क्या है। आपको पता होगा बौद्ध धर्म के स्तूप पाए जाते हैं, तो ये स्तूप है क्या इसके बारे में आपको बताना है। स्तूप क्या है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। स्तूप एक बौद्ध धार्मिक स्मारक होता है। बौद्ध धर्म की एक स्मारक बिल्डिंग कह सकते हो, जो कि गोलाकार में होती है कुछ इस टाइप की, उसको कहते हैं स्तूप। ठीक है, जिसे मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के अवशेष, हड्डियों, बाल, वस्त्र आदि से बने होते। जब भगवान जो बुद्ध थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी जो राख थी उसको लिया गया था और 4 जगह में जो उनके स्तूप है उसमें उनको रखा गया था। तो यही उनके स्तूप है। ठीक है, जहाँ पे उनकी बाल, वस्त्र या हड्डी का जो राख है उसको रखा गया है। ठीक है, यह एक गोल आकार का ढांचा होता है जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा और ध्यान का केंद्र बनता है। स्तूप का निर्माण शाही और धार्मिक उद्देश्य से किया जाता था और बौद्ध धर्म की परंपराओं का प्रतीक भी बनता था ये स्तूप। स्तूप में आमतौर पर बुद्ध के जीवन, उनके उपदेश, बौद्ध धर्म और उनके महत्वपूर्ण पहलुओं को चित्रण किया गया था। किसमें? इस बौद्ध स्तूपों में। स्तूप का मुख्य उद्देश्य होता था कि धार्मिक दृष्टि से पूजन, ध्यान, संतुष्टि के लिए होता था ये बौद्ध स्तूप। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है बौद्ध स्तूप। इसके अलावा स्तूपों का निर्माण बौद्ध धर्म के प्रसार और उनकी स्थिरता और उसकी सुनिश्चिति को दिखाने के लिए लोगों ने किया था। हम पढ़ेंगे सांची के स्तूप और सांची के स्तूप की विशेषताएं। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में सांची में स्थित है, वो भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक बौद्ध स्तूपों में से एक है। सांची का स्तूप। सांची का स्तूप आचार्य आशीम से संबंधित है और इसका निर्माण 3वीं सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में किया गया था। सांची के स्तूप को सांची महास्तूप भी कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र में से एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी, जिसको 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, सांची के स्तूप की प्रमुख विशेषताएं क्या है इसको जानते हैं। सांची के स्तूप की प्रमुख विशेषता में से पहली भी विशेषता है सार्वभौमिक आकार और संरचना। सांची स्तूप एक विशाल गोलाकार ढांचा है जो कि कंक्रीट और पत्थर से निर्मित है। इसका आकार लगभग 16.5 मीटर व्यास का है और इसकी ऊंचाई लगभग 36 मीटर है। यह एक ऊंचा ढांचा है जिसका आकार बौद्ध धर्म के समृद्ध इतिहास और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इसकी संरचना, दूसरा इसकी विशेषता है अशोक के काल की महत्वता को दर्शाता है। ये उसकी दूसरी विशेषता है। सांची का स्तूप निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। चूंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उनके प्रचार के लिए उन्होंने कई स्तूपों का निर्माण कराया। यह स्तूप अशोक के धर्म नीति का प्रतीक और बौद्ध धर्म के संदेश को फैलाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसकी दूसरी विशेषता है। स्तूप की सांची के स्तूप की तीसरी विशेषता है शाही प्रवेश द्वार। सांची स्तूप के चारों कोनों में एक प्रवेश द्वार बनाया गया जिसे तोरण कहा जाता है। आप गूगल पर सर्च मार के देखिएगा। इन तोरण को शानदार उकेरे गए चित्रों और से क्या कह रहा है, बुद्ध के जीवन, प्रमुख घटनाओं को चित्रित किया गया है। किसमें? उस गेट में, जो तोरण होता है ना घुसने वाला, उसमें उनके जन्म, ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष
तो इन सब के बारे में तोरण में स्तूप में धार्मिक महत्ता को दर्शाया गया है। तो इसकी तीसरी विशेषता है ये। चौथी भी विशेषता है इसकी चित्रकला और शिल्पकला। जो सांची का स्तूप है उसको तोरण, उसकी जो दीवार पे बनी जो चित्रकला है उसको बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाता है, जो भगवान बौद्ध के जीवन विभिन्न पहलू को दिखाया गया है, जिनमें उनके उपदेश वगैरह सबको एकदम चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। इसकी चौथी विशेषता है। सांची के स्तूप की पांचवी विशेषता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। सांची के स्तूप जो है वो धार्मिक महत्व से भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये बौद्ध धर्म का धर्म स्थल है। सांस्कृतिक महत्व इसका ये है क्योंकि ये हमारे प्राचीन भारत का एक स्तूप है, स्मारक है जो, और दूसरी चीज अशोक द्वारा बनाई गई है। तीसरी चीज इसकी चित्रकला इतनी अच्छी है, इसकी डिजाइन इतनी अच्छी है, तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। छठी इसकी विशेषता, तो विश्व धरोहर स्थल भी है ये, तो इसकी छठी विशेषता है। तो निष्कर्ष जो लिखना है तो निष्कर्ष में लिखोगे कि सांची का जो स्तूप है ना केवल बौद्ध धर्म को का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है ये, बल्कि भारतीय कला का, भारतीय स्थापत्य कला का, भारतीय शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसके माध्यम से हम बौद्ध धर्म के धार्मिक आस्थाओं का, सिद्धांतों का, आचारों को हम समझ सकते हैं। और सांची के स्तूप का इतिहास महत्व बहुत ज्यादा अत्यधिक है, और ये आज भी भारतीय जो विश्व धरोहर के रूप में हमें समृद्धि और संस्कृति की आभास हमें दिलाता रहता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो। इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं ये दिखा देती हूँ। ठीक है, फिर चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमारा कुषाण कौन थे? कौन थे कुषाण? और कुषाणों की उपलब्धियां क्या थी, उनके पतन कैसे हुआ, इसको आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि प्राचीन भारत में आपके सिलेबस में कुषाण भी वंश है। कुषाण कौन थे इसको जानते हैं। कुषाण एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य के शासक थे। प्राचीन भारत के ही एक साम्राज्य शासक थे, जिनका साम्राज्य प्रथम सती जो ईस्वी के आसपास हुआ था, 7वीं जो ईस्वी थी उसके आसपास पश्चिम भारत में, मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। ठीक है, पश्चिम भारत में इनका क्षेत्र फैला हुआ था, जो कि मध्य एशिया अफगानिस्तान तक था कुषाण का शासक। कुषाण का साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्यों में से एक था। कुषाण साम्राज्य ने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया था। यह साम्राज्य शकों, यूचियों और अन्य जो प्राचीन मध्य एशिया जाति थी उसके संघ के अस्तित्व में आया था। ये जो शक जाति थी और सूचिया जाति थी उसमें कुषाण के शासकों में सबसे प्रमुख कनिष्क शासक था, जो कि माना जाता था, जिसमें साम्राज्य को अपने शिखर तक पहुंचाया था। कुषाण साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संस्कृति, कला और व्यापार के प्रसार में रहा है। इन साम्राज्यों का प्रमुख आर्थिक आधार खासकर सिल्क रूट के माध्यम से ही होता था, जो कि पाकिस्तान से जाता है ना अरब वाले कंट्री में, उसको कहते हैं सिल्क रूट। कुषाण की उपलब्धियां क्या थी इसको हम जानते हैं। कुषाण के शासन काल में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां जारी थी। भारतीय इतिहास और संस्कृति के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें से पहला है साम्राज्य का विस्तार क्या था कुषाण ने। कुषाण साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब उसमें आता था। यह साम्राज्य व्यापारिक मार्गों और सैन्य विजय के कारण विस्तृत हुआ था। व्यापार करने से और जीतने से कनिष्क शासन ने इस साम्राज्य की सीमा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। ये उसका पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता थी कला और संस्कृति का विकास किया था कुषाणों ने। कुषाणों ने भारतीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया था। कुषाण काल में बौद्ध कला, स्थापत्य कला अभूतपूर्व विकास हुआ था। व्यापारिक के जरिए, सिल्क रूट के जरिए शासन काल में कला, साहित्य, नयापन आया इन सब में, और बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण भी प्राप्त हुआ कुषाणों से। गंधार कला, जिसे यूनानी और भारतीय कला का सम्मिलित माना जाता है, इसी समय प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ, जो कि कुषाणों द्वारा ही हुआ था। तीसरा प्रमुख विशेषता थी धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन देते थे। कुषाणों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। कनिष्कों ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था और स्वयं बौद्ध धर्म के महान संरक्षण के रूप में अपने आप को स्थापित भी किया था। कनिष्क के द्वारा आयोजित जो बौद्ध धर्म था उस महासम्मेलन कुषाण परिषद कहते थे, जिससे उन्होंने बौद्ध धर्म के विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके साथ ही हिंदू धर्म और अन्य धार्मिक विश्वास के प्रति भी ये लोग सहिष्णु थे, सबको समान मानते थे। चौथी विशेषता थी इन्होंने व्यापार और आर्थिक समृद्धि में भी योगदान दिया था। कुषाण साम्राज्य का एक प्रमुख स्रोत था वो व्यापार था। वो व्यापार करते थे सिल्क रूट से। उन्होंने सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार करा, जो कि यूरोप और मध्य एशिया में वो लोग व्यापार करते थे और भारत की संस्कृति का आदान प्रदान करते थे और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे। पांचवी इनकी विशेषता थी मुद्रा शास्त्र और प्रशासनिक सुधार। इनकी कुषाणों ने शासन में उच्च गुणवत्ता की मुद्रा बनाई थी। इन्होंने अच्छे अच्छे सिक्के चलाए थे।
भारतीय इतिहास में ये महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनकी मुद्राएं में जो चित्र होते थे, अंकित होते थे, उसने प्राशनिक सुधार हुए, इन सब का हमें जानकारी इसमें मिलती है। तो अब जानते हैं हम कुषाण साम्राज्य की समृद्धि तो देख ली, पर उसका पतन कैसे हो गया। कुषाण के पतन का कई कारण है। कुषाण के पतन का पहला कारण है राजनीतिक अस्थिरता। कनिष्क के बाद जो कुषाण साम्राज्य का नेतृत्व में जो है वो कहते हैं कमी आ गई, और कमी आ गई इसके कारण क्या हुआ, जब कोई योग्य शासक नहीं रहेगा संभालने वाला, तो छोटे छोटे में ये साम्राज्य बट गया और इसका पतन हो गया। दूसरा कारण माना जाता है सैन्य कमजोरी। समय के साथ साथ कुषाण साम्राज्य की जो सैन्य शक्ति थी वो भी कमजोर हो गई, और फिर क्या हुआ, इसका नेतृत्व हल्का हो गया। आक्रमण के कारण क्या हुआ, इसका पतन हो गया। लोग मानते हैं सेना का पतन हो गया। तीसरा कारण मानते हैं कुषाणों का आक्रमण और आर्थिक संघर्ष। कुषाणों को हुन और मध्य एशिया से आई जो आक्रमण थे उसके कारण कहा जाता है कि इन लोगों ने इनके क्या करा, इनके विद्रोह कर दिया, इनको प्रशासन छोड़ के भागना पड़ा और जाना पड़ा, आक्रमण कर दिया और आंतरिक संघर्ष हो गया। चौथा कारण मानते हैं कुषाणों के पतन का धार्मिक परिवर्तन। कुषाणों को प्रोत्साहित किया गया था बौद्ध धर्म के समय के साथ समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और अन्य धार्मिक आंदोलनों ने क्या करा, कहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार ये करते थे, इसलिए धार्मिक परिवर्तन के कारण भी इन कुषाणों का पतन हो गया, लोग कहते हैं। पांचवा कारण कहते हैं आर्थिक संकट। व्यापारिक मार्गों में बदलाव आने के कारण क्या हुआ, इनकी जो मुद्रा में थी वो कमी आ गई, इनके संसाधनों में कमी आ गई, इनका व्यापार में गिरावट आ गई, जिससे कुषाणों का पतन हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया हो। तो निष्कर्ष जरूर लिखना है। निष्कर्ष में लिखना है कि कुषाण साम्राज्य में भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है ये। इस साम्राज्य में जो कला थी, संस्कृति थी, व्यापार था, इसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है कुषाणों ने। आज भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हालांकि विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारणों के कारण इसका पतन तो हुआ, लेकिन कुषाणों की उपलब्धियां जो है ना वो आज भी भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा योगदान देती है। इसकी सभ्यता संस्कृति के रूप में हमेशा हमें ये याद रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। इंग्लिश मीडियम वाले भी आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आंसर, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 अपना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय पुराषाण संस्कृति एवं मध्य पाषाण संस्कृति और नव पाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सबसे पहला आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है कि जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है क्या, इसकी विशेषता क्या है, इसकी संस्कृति क्या है, तो उसको हम जानते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो भारत में प्राचीन काल में ही विभिन्न पाषाण युग की प्रमुख संस्कृति पाई जाती है। प्राचीन काल में जब पाषाण संस्कृति क्या है, जब सिंधु सभ्यता भी नहीं आई थी, जब लोग आदिवासी थे, वो आप फिल्म देखा है ना, डंडा पकड़ के जो करते हैं, वही वाले आदिवासी। इन संस्कृतियों के विकास ने भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन संस्कृतियों को 3 मुख्य वर्ग में बांटा जाता है। मतलब पाषाण काल को भी हम 3 टाइप में बांट के पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल में क्या हुई थी, आग की खोज हुई थी। इससे पहले ये लोग कच्चे मांस वगैरह खाते थे, ठीक है। प्रत्येक पाषाण युग में मनुष्य की जीवन शैली, कला और सांस्कृतिक और औजारों का विकास हुआ था। इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं? पाषाण यानी क्या होता है? पाषाण यानी पत्थर होता है। मीन्स इस समय कोई औजार नहीं था, ना तो इनके पास तांबा था, ना तो लोहा था, ना तो कुछ था। ये लोग पत्थरों से अपने औजार बनाते थे, क्योंकि आदिवासी थे, पहली बार मानव का जन्म हुआ था। इन लोग को कुछ आता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, आग की तक खोज नहीं हुई थी, पत्थर ही इनका पूरा साधन था, तो इसलिए इसे पाषाण युग कहा जाता है। सबसे पहले हम पूरा पाषाण के बारे में जानेंगे। फर्स्ट वाला जो हमारा है, पूरा पाषाण संस्कृति का समय लगभग 2.5 मिलियन से लेकर 1000 साल पहले का माना जाता है, ठीक है। मतलब कह सकते हो 2,25,000 के करीब, 2.5 मिलियन बिफोर आप जाओगे तो उसमें माना जाता है। ये मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल था, जब मानव पहला पहला बार धरती पे जन्म लिया था। इस युग के दौरान मानव सभ्यता ने औजार का उपयोग शुरू किया और शिकार करा, भोजन का संग्रह करना स्टार्ट किया, और इस संस्कृति के मुख्य कारण क्या थे? औजारों का विकास। जो पूरा पाषाण युग में मनुष्य ने पत्थर से बने जो औजार थे उसका उपयोग किया। इन औजारों में मुख्यतः चाकू बनाई पत्थर की, छेनी बनाई पत्थर की, और खंजर जैसे उपकरण शामिल किए। इन औजारों को मुख्य रूप से शिकार, भोजन संग्रह, सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा, जीविका का तरीका इनका कैसा था? क्योंकि ये लोग वो आदिवासी थे, शिकार करने वाले, भिक्षाटन, हम ही लोग के जो पूर्वज है उनकी बात हो रही है ये। उनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना था, वनस्पति था। क्योंकि पहली बार इन लोग को तो अभी पहली बार मानव बना था, तो उनको ना कपड़े थे, ना उनके पास आग जलाने का साधन था, खाने का नॉलेज नहीं था, भाषा तक नहीं थी इनके पास, कुछ भी नहीं था। गुफाएं में आश्रय करते थे ये लोग। इस समय के मानव गुफा और प्राकृतिक आश्रय में रहा करते थे, क्योंकि अजंता और एलोरा की गुफाएं ना इन्हीं का प्रसिद्ध उदाहरण मानी जाती है। इसमें चित्र बना है इन लोगों ने, क्योंकि पत्थर से बैठते थे ये लोग, कुछ ना कुछ अपने बारे में देखते थे आसपास, तो वो बनाते थे। तो इससे हमें पता लगता है कि पाषाण काल की संस्कृति कैसी थी।
इनकी समाज और संरचना कैसी थी? पूरा पाषाण युग में मनुष्य की जीवन शैली आदिम और सरल थी, मतलब एकदम सरल, खाना पीना और सोना, कोई व्यापार व्यापार कुछ नहीं था, क्योंकि इनको कबीलाई रूप में रहते थे, छोटे छोटे समूह में, कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद आया पाषाण काल का दूसरा चरण, जिसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। इसमें उनकी थोड़ी नॉलेज आ गई उनको। मध्य पाषाण युग में पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच का काल माना जाता है। इसे लगभग 10,000 से 5,000 साल ईसा पूर्व माना जाता है। इस युग में कुछ विशेष परिवर्तन हुए थे जो मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, और मध्य संस्कृति के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें जो थे ना, पहले वो लोग पत्थर का उपयोग करते थे, उसमें पत्थर के उपयोग में थोड़ी सी इन्होंने एडवांस उसको बना दिया पत्थर को। कैसे? मध्य पाषाण युग में औजार के आकार पूरा पाषाण युग के मुकाबले विकसित अच्छे थे, छोटे। पहले उनको आता नहीं था, तो वो लोग औजार कैसे थे, उनके औजार औजार टाइप में नहीं थे, बस पत्थर का उपयोग को औजार कह दिया था। पर इस समय उन्होंने पत्थर को तोड़ना सीख गए थे, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में पत्थर को बनाने लगे, उसको नुकीला करने लगे। अब उनकी जो पत्थर के औजार है ना, उसमें नुकीली आने लगी, छोटे हो गए, अब लगते थे भाई औजार है वो पत्थर के, ऐसे उन्होंने बना दिया था। दूसरी चीज, ये लोग संगठित होने लगे थे। अब ये लोग शिकार करने और मछली पकड़ना सीख गए थे और संगठित रूप में जाते थे। मध्य सांस्कृतिक में शिकार की प्रक्रिया में कुछ सुधार आए थे। अब लोग मछली पकड़ने के लिए छोटे जानवरों का शिकार करने लगे थे। अब क्या करने लगे वो? उनको पता लग गया कि खाने के लिए अब हम मछली का भी उपयोग कर सकते हैं। छोटे जानवर को वो लोग शिकार करते थे, तो ये चीज उनमें बदलाव आई है। फर्स्ट टाइम में क्या, उनको कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी खा लेते थे। जो जानवर छोड़ता था ना मांस वगैरह, वही। अभी तक वो लोग पका के नहीं खा रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको आग की नॉलेज ही नहीं है। आधुनिक मानव जीवन शैली, इस युग में मानव ने अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव किए और आसपास में अब अधिक स्थायी बस्तियां बनाने लगी। वो नदी के किनारे अब रहने लगे थे, क्योंकि नदी के किनारे उनको पीने का पानी मिल जाता था, और नदी के किनारे गुफा में वो लोग रह लेते थे, और नदी में ही उनको मछली भी खाने की मिल जाती थी। मतलब उनका खाना पीना रहना सोना का काम हो जाता था, इसलिए उनका जीवन जो है वो नदी किनारे बसता था। अब वो लोग नदी के किनारे रहने लगे थे, उनको पता लग गया था कि रहने की जगह कहाँ होती है। कला और चित्रकला सीख गए थे। इस मध्य पाषाण युग में विकास में जब वो लोग गुफाओं में रहने लगे, तो गुफाओं में वो लोग चित्र करने लगे, जिसका उदाहरण हम एलोरा और अजंता की गुफाओं में देखते हैं। फिर उसके बाद तीसरा चरण आता है, और भी ज्यादा ये लोग एडवांस हो गए। अब आदिवासी लोग और ज्यादा एडवांस हो गए, और नव पाषाण संस्कृति जिसको कहा जाता है, नव पाषाण युग का समय लगभग 5,000 से 1,800 साल ईसा पूर्व माना जाता है। यह भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण और निर्णायक काल के रूप में है। इस दौरान मानव ने कई बड़े बदलाव किए, जिसमें सभ्यता क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें शहर के निर्माण देखने को मिलते हैं, जो कि सिंधु सभ्यता इसके बाद ही आती है। अब लोग ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक लोग मांस मछली खा रहे थे, आग की खोज नहीं थी। तो जो मध्य पाषाण काल में भी जो लास्ट का समय आया था, फिर लोगों ने आग की खोज कर ली थी। दो पत्थर जब टकराए, उन लोगों ने आग देख लिया। एक दिन वो बैठे थे, वैसा माना जाता है, और वो लोग खा रहे थे। और मतलब आग की जब दो पत्थर रगड़ा, तो उन्होंने आग की खोज कर ली। अब आग की खोज करने लगे, तो वो लोग आग को अभी तक ये नहीं जानते थे कि आग का यूज हम खाने के लिए कर सकते हैं। वो लोग आग मान लो सेक रहे थे और खा रहे थे, और खाते खाते एक टुकड़ा उसमें आग में गिर गया। अब जब वो आग बुझी, तब उन आदिवासियों ने जब वो खाया, तो उन्होंने सोचा अरे ये तो और ज्यादा टेस्टी लग रहा है पकाने के बाद। तब से खाने का कॉन्सेप्ट पकाने का स्टार्ट हुआ। आई होप आपको एक समझ आया हो। उसके बाद नव पाषाण काल में क्या हुआ, कृषि का विकास हो गया। अब लोगों को खेती करना आ गया, मनुष्य कृषि का आरंभ हुआ। उन्होंने गेहूं के, चावल, जौ के, चना के खेती करना शुरू कर दिया। अब क्या है, वो लोग व्यवस्थित रूप से रहने लगे एक जगह पे। पालनहार जानवरों का पालतू भी करने लगे। अब ये लोग जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया इन लोगों ने। कुत्ते के भी साक्ष्य मिलते हैं कश्मीर से। गाय, बकरी, भेड़ ये लोग पाला करते थे, जिनके दूध, मांस और ऊन का उपयोग ये वस्त्र के लिए बनाते थे। अब इनमें ज्ञान आ गया था। स्थायी बस्तियों में रहते थे। अब वो लोग बस्ती बना के ईट, जो कच्ची ईट, पक्की ईट तो नहीं, पक्की ईट तो सिंधु सभ्यता में मिलती है, बट ईट के घरों में रहना भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। औजारों का परिष्कृषण करना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स नव पाषाण युग में औजारों का निर्माण और ज्यादा उन्नति हुई। उन्होंने पत्थर के औजार को परिष्कृत किया बहुत ज्यादा। जैसे कि अभी तक पहले में मैंने बताया था, वो लोग पत्थर का उपयोग औजार के रूप में करते थे, कोई डिजाइन विजाइन नहीं था। दूसरे में जब मध्य पाषाण काल आया, उन्होंने नोकीला और छोटे बनाना स्टार्ट कर दिया, पर अभी तक भी किसी का नाम वगैरह कुछ नहीं था। बट जब नव पाषाण काल आया, उन्होंने हल बनाना स्टार्ट कर दिया, जो आज तक चलता है। हल अभी चलता है, लोहे का, स्टार्ट कर दिया उन्होंने पत्थर का। कुल्हाड़ी स्टार्ट कर दिया, चाकू स्टार्ट कर दी, मतलब ऐसी ऐसी चीज उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। उनकी कला और संस्कृति में भी चेंज आ गई। नव पाषाण युग में कला और शिल्प कला का उन्नति देखने को मिला। अब लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए थे। बर्तन, मूर्तियां, चित्रकला के रूप में इन लोगों ने बहुत ज्यादा विकास कर लिया था। तो सोचो, नव पाषाण काल के लोग बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए थे। इसके बाद तो सिंधु घाटी सभ्यता आई गई। अब लोग मानव बन गए थे, आदि मानव से। निष्कर्ष जरूर लिखना है। निष्कर्ष में लिखोगे, भारतीय पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो संस्कृति था, इसका विकास भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
इन योगों में भारत मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था को बताया गया है, उनकी जिज्ञासा बताया गया, उन्होंने जिज्ञासा से कैसे-कैसे औजार बनाए, खोज की, आग की खोज की, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, विकास का संकेत मिलता है कि मानव का जीवन कैसे स्टार्ट हुआ था जंगलों से और कहाँ आज हम पहुँच गए। प्रत्येक युग ने मनुष्य ने जीवन शैली के बदलाव देखे हैं और भारतीय सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबने पूरा पाषाण से लेकर नव पाषाण युग तक विकास होते रहा है, हमें देखने को मिला है, हमें स्थिरता देखने को मिली है, कृषि, सामाजिक, सांस्कृतिक इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है और भारतीय महानतम सभ्यता का मार्ग भी हमें प्रस्तुत किया है, जो कि इसके बाद हमें देखने को मिलती है और ज्यादा ये लोग एडवांस हो सिंधु घाटी सभ्यता में जो देखने को मिलता है। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि संगम काल के दौरान प्रायद्वीप भारत की सामाजिक और आर्थिक दशाओं पर एक निबंध लिखना है। तो जो संगम काल था भारत में, उसके बारे में आपको लिखना है। इसमें उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी उसकी परिस्थितियां थी, बेसिकली आपको संगम काल के बारे में पूछा है, ठीक है। जब भी संगम काल का क्वेश्चन आए तो आपको यही करना है। तो आंसर को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि संगम काल जो कि लगभग तीनवीं शती ईसा पूर्व था, उसमें स्टार्ट हुई थी। ये दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और समृद्ध काल था, जिसे संगम काल कहते हैं। यह काल दक्षिण भारत की प्रमुख संगम साहित्य परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो कि तमिल साहित्य और संस्कृति के समृद्ध रूप को दर्शाता है। जो संगम साहित्य है वो तमिल और संस्कृत दोनों का मिक्सचर में लिखा गया है। इस काल के दौरान दक्षिण भारत के प्राचीन तमिलनाडु क्षेत्र में तीन प्रमुख पंडित त्यार राज्य, जैसे कि जो चोल, चेर और पांड्या राज्य थे, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। संगम साहित्य इन राज्यों के प्रमुख शासन, युद्ध, राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। तो संगम काल है क्या? संगम काल में तीन राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं हम, चोल, चेर और पांड्या के बारे में। तो इन्हीं तीनों को मिक्सचर को हम संगम काल कहते हैं। संगम काल का समाज और अर्थव्यवस्था अत्यधिक विकसित और विविधतापूर्ण थी। तो यही हम जानेंगे इसमें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप ये लिख दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सामाजिक दशाएं देखते हैं कि सामाजिक में क्या था, इसकी चल रहा था। संगम काल के समाज में कई महत्वपूर्ण पहलू थे जो कि समाज की संरचना, धर्म और संस्कृति को प्रभावित कर रहे थे, जिसमें पहला था जाति व्यवस्था। संगम काल में जाति व्यवस्था का प्रचलन बहुत ज्यादा था, जो कि वैदिक काल की तुलना में कुछ हद तक विकसित थी। समाज में मुख्यतः चार जातियां थी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते थे। लेकिन संगम साहित्य में जाति की कठोरता की तुलना में कुछ लचीलापन दिखाई देता है। मतलब इतने कठोर नहीं बताया गया कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का ही काम करेंगे, शूद्र है तो शूद्र का। थोड़ा लचीलापन दे दिया, ढीलापन, कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हो। शूद्रों को समाज के निचले पायदान में रखा जाता है, जबकि ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया जाता है, आपको पता है। इसके अलावा व्यापारी और शिल्पकारों की विशेष जातियां भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी समाज की स्थिति है वो है स्त्री स्थिति समाज की। समाज काल में महिलाओं की स्थिति को लेकर मिश्रित धारणाएं थी संगम टाइप में, जबकि कुछ स्त्रियां उच्च सम्मान प्राप्त भी करती थी उस समय, जैसे कि प्रमुख महिलाएं और कुछ जो राजकुमारियां होती थी, उनका स्थान बहुत ज्यादा था। अन्य महिलाओं घरेलू जीवन और जिम्मेदारी का काम करती थी, पर जो राजकुमारी वगैरह थी वो ज्यादा विकसित थी। महिलाएं कला, साहित्य और संगीत में भी सक्रिय थी, दिखाई देती है हमें। कला, हम बुक पढ़ते हैं तो बहुत सारी महिलाओं की बुक मिलती है, कला देखते हैं हमें, संगीत, साहित्य, इन सब में उनका योगदान था। संगम साहित्य में कुछ प्रसिद्ध कवियात्रियां और महिला पात्रों ने उल्लेख भी किया है, इस समाज में अपनी पहचान बनाए रखे हुए। तीसरा समाज की विशेषता थी इनकी धार्मिक विश्वास और आस्थाएं। संगम काल में धर्म और समाज पर गहरा प्रभाव था। हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था संगम में। शिव और विष्णु और अन्य देवता की पूजा की जाती थी संगम में। इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इसके अनुयायी भी समाज में थे। जाति, धर्म और आस्था संगम काल में समाज की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तंत्र मंत्र और व्रत, जो उपवास जैसी धार्मिक प्रथाएं जो है वो संगम काल में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। तो संगम काल की अब हम कला और संस्कृति जानते हैं, जो कि समाज का ही हिस्सा था। संगम साहित्य में कविता, संगीत, नृत्य, ये सब बहुत ज्यादा रुचि वाली काम थी उस समय। यह काल भारतीय साहित्य और कला के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ की जो कला में नृत्य, संगीत, चित्रकला, संगम काल में बहुत ज्यादा ये सब देखने को मिलता है। और दक्षिण भारत की जो संस्कृति है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था संगम साहित्य, संगम नृत्य। संगम कवियों में कविताओं में जीवन के विभिन्न पहलू को दर्शाया जाता था, चाहे वो प्रेम, युद्ध, प्राकृतिक, समाज, इस सब का वर्णन क्या करा जाता था अपने जो संगम साहित्य है उसमें उल्लेख मिलता है हमें। अब जानते हैं संगम साहित्य जो संगम काल था उसकी आर्थिक दशाएं क्या थी, मतलब आर्थिक तौर पे वो कैसा उन्नति कर रहा था। तो संगम काल में आर्थिक परिदृश्य विविधता और समृद्धि से भरा हुआ था, अच्छा खासा चल रहा था, अच्छी खासी इकोनॉमी थी। दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्ग और उन्नत कृषि और टेक्नोलॉजी ने अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया। पहला उसमें से आता है अर्थव्यवस्था के योगदान में
कृषि कृषि संगम काल में कृषि मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधि का कारण था। चावल, जौ, गेहूं, तंबाकू और अन्य फसलों की खेती की जाती थी। दक्षिण भारत की नदियां जैसे कावेरी, तमीरा, परानी और गोदावरी कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त थी, जल स्रोत प्रदान करती थी ये। किसानों को भूमि की सिंचाई के लिए उन्नत प्रणाली का उपयोग किया जाता था, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था, जिससे कृषि उत्पादन में प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी और इनकी आर्थिक दशाएं अच्छी हुई थी। दूसरा आर्थिक दशा में आती है इनकी व्यापार और वाणिज्य। संगम काल में व्यापार और वाणिज्य भी होता था। संगम काल में व्यापार और वाणिज्य का अत्यधिक महत्व था। जो तटवर्ती शहर थे जैसे बंदरगाह थे, जो समुद्र के किनारे पोर्ट वाले एरिया थे, वो मुख्य व्यापारी वस्त्र, मसाले, चाय, कंबल और चांदी, सोने, आभूषण इसमें शामिल होते थे, जो वो क्या करते थे, वहां व्यापार करते थे। समुद्र मार्गों द्वारा दक्षिण भारत का व्यापार मलेशिया, श्रीलंका और यहाँ तक कि रोम और यमुना तक, मतलब दिल्ली तक करा जाता था। इस काल में समुद्र मार्गों ने व्यापारी संबंध को काफी विकसित किया था। तीसरा है धातु विज्ञान और शिल्प कला। तीसरी है धातु विज्ञान और शिल्पकला। संगम काल में धातु विज्ञान का अच्छा खासा विकास हुआ था। लोहे की वस्तुएं, हथियार, आभूषण, औजार बनाए जाते थे। कांच और पत्थर की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। शिल्पकला कारीगरी इस समय की जो थी वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी संगम अर्थव्यवस्था की। इसने व्यापार में बहुत ज्यादा समृद्धि में योगदान दिया है, जिसमें जौहरी, कुम्हार ये सब शामिल होते थे। चौथा है कर प्रणाली और वाणिज्य की संरचना। संगम काल के दौरान कर प्रणाली और वाणिज्य संरचना व्यवस्थित रूप से थी। राजाओं ने किसान और व्यापारियों से कर वसूलने के लिए कई सारी प्रणाली बनाई थी, जिससे वो उससे टैक्स लेते थे और इस टैक्स के द्वारा क्या हुई, संगम काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत हुई। इस समय में व्यापार के लिए एक संचित ढांचा तैयार किया गया। इसमें बाजार, व्यापारिक मार्ग और बंदरगाहों की स्थापना की गई। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। हम निष्कर्ष देखते हैं। हम निष्कर्ष, तो निष्कर्ष में लिखना है आपको, संगम काल जो है दक्षिण भारत की एक समृद्ध और सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत अवस्था थी। यहाँ की जो सामाजिक और आर्थिक दशाएं न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में बल्कि पूरे प्राचीन भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सहायक थी। इस काल में धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और समाज का समग्र विकास हुआ था। संगम साहित्य और कला ने इस काल को इतिहास में विशेष स्थान दिलाया, जो आज भी भारतीय संस्कृति और इतिहास में अमूल्य धरोहर के रूप में उपस्थित है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूर्व वैदिक युग तथा उत्तर वैदिक काल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था एवं समाज में आए परिवर्तन को बताना है आपको। जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कैसे एक दूसरे से भिन्न था, उसकी व्यवस्था और उसका समाज कैसे एक दूसरे से अलग था, ये आपको बताना है। तो भारत का जो वैदिक काल था वो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और जटिल अध्याय था। यह काल भारतीय संस्कृति, धर्म और राजनीति के लिए एक अभूतपूर्व योगदान प्रदान करता है। वैदिक साहित्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस युग में समाज और राजनीतिक में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इनमें से दो मुख्य में बांटा जाता है। वैदिक काल को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक काल। अब इन दोनों में अंतर है, इसलिए इसको दो तरफ में बांट के पढ़ते हैं, वो हम जानेंगे। पूर्व वैदिक काल जिसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और उपमहाद्वीप में ये चला था, और ऋग वैदिक काल इसको भी कहा जाता है क्योंकि ये पहले वाला था। पर जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला था, जिसमें कई राजनीतिक और सामाजिक संरचना में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको दो भाग में पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग वैदिक काल कहते हैं, उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल उससे कहा जाता है, उसमें भारतीय समाज की संरचना बहुत ज्यादा सरल थी। राजनीतिक भी बहुत ज्यादा अधिक केंद्रीकृत नहीं थी, मतलब केंद्र की सत्ता नहीं थी, खुली थी सबको। इस काल के दौरान आर्य समाज के छोटे छोटे कबीलाई समूह में विभाजित था। कोई स्टेट नहीं था, जो हिस्सा था लोगों की जमीन वो कबीलों में बंटी हुई थी, गांव गांव में। तो राज्य की संरचना इस समय जो था वो शासन व्यवस्था जनपद कहा जाता था, जिसे जो कि जनपद और विश्व में होता था। विश्व यानी राज्य होता था, जनपद यानी जो गांव होता था उससे मिलके बनता था। इसके रूप में स्थापित थी। प्रत्येक जनपद का एक नेतृत्व होता था जिसे राजा या राजन कहा जाता था। इसके द्वारा ही ऋग्वेदिक काल चल रहा था। राजा का प्रमुख कार्य होता था युद्ध करना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना और यज्ञों को आयोजन करना। राजा का चयन कौन करता था? ऋग्वैदिक काल में राजा का चयन सामान्यतः कुल या कबीले के नेता करते थे। कबीले जो मैंने आपको बताया होते थे, उसके नेता करते थे। राजा के पास विशिष्ट धार्मिक, सैन्य और प्रशासनिक शक्ति होती थी। राजा को राजन या राजा कहा जाता था। उसकी स्थिति एक प्रकार से धार्मिक भी थी, मतलब राजनीतिक में भी था और धर्म के दृष्टिकोण से भी राजा को भगवान का ही एक अंश माना जाता था। कहते थे वो भगवान। संसद और सभा भी होती थी।
ऋग्वैदिक काल में इस समय में सत्र या सभा का संगठन भी था, जो कि राजा की मदद करता था, इसलिए संस्था में विभिन्न प्रकार के निर्णय में राजा का सहयोगी करता था। जैसे आज होते हैं ना कि 8 मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के, वैसे ही। सैन्य व्यवस्था भी होती थी राजा के पास। इस काल में सैन्य संगठन बहुत ज़्यादा सरल था, जिसमें छोटी सैन्य टुकड़ियों में होती थी, मुख्यतः क्षेत्रीय संसाधनों की सुरक्षा करने के लिए होती थी। तो अब ना हमने जान लिया राजनीतिक स्थिति पूर्व वैदिक काल की, मतलब ऋग्वैदिक काल की। अब जानते हैं हम सामाजिक स्थिति, समाज कैसा था उस समय का। ठीक है? तो पूर्व वैदिक काल के समाज जो है वो बहुत ज़्यादा सरल था और आदिवासी समाज था, क्योंकि लोग कबीले में रहते थे। कबीलाई व्यवस्था थी, समाज का मुख्य रूप से कबीले पर आधारित था। प्रत्येक कबीला, जिसे विश कहा जाता था, अपना प्रमुख होता था एक विश का, मतलब हर एक गांव का, जिसे राजा कहा जाता था। इस काल में समाज की संरचना आदिवासी थी, जिसमें प्रमुख कबीले के सदस्य सत्ता में भागीदारी होते थे। धार्मिक विश्वास होता था इस समाज में। इस काल में आर्य लोग मुख्य रूप से देवी देवता की पूजा करते थे। यह पूजा प्राकृतिक से संबंधित होती थी, जिससे अग्नि, वायु, सूर्य, वर्षा के देवता इंद्र की, इन सब की पूजा की जाती थी। कर्मकांड और यज्ञ पर आधारित होता था ये धर्म। स्त्री का स्थान बहुत अच्छा था। जो हमारा ऋग्वैदिक काल था, इस समय महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति थी। समाज में शिक्षा का अधिकार था महिलाओं को, और जो भारी काम होते हैं उसमें भी, और जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें भी भाग लेने का महिलाओं को अधिकार था। पर जब उत्तर वैदिक काल आता है, जो हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, ये देखो, तो इसमें महिलाओं की स्थिति खराब हो जाती है और कर्मकांड भी बढ़ जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस समय में देखो, ऋग्वैदिक काल को, पहली बात, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ऋग्वेदिक की रचना हुई थी। जो हमारे 4 वेद है ना, जो हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें जो पहला वेद है ना ऋग्वेद, उसकी जो रचना हुई थी वो ऋग्वैदिक काल में हुई थी। पर जो उसके बाद के जो 3 वेद है, उसकी संरचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी, इसलिए उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। इसमें समाज की संरचना में भी बदलाव आए थे। महाभारत, उपनिषद सब इसी काल के माने जाते हैं। जनपद और महाजनपद देखने को मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमें बस कबीले टाइप में देखने को मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में, पर उत्तर वैदिक काल में हमें एक जनपद और महाजनपद देखने को मिलता है। अभी मैंने वो महाजनपद वाला क्वेश्चन भी कराया था, आपको पता होगा महाजनपद क्या होता है। इस काल में राज्य व्यवस्था अधिक विस्तारपूर्ण हो गई थी। अब राजा अपने क्षेत्र विस्तार करने लगा था। बड़े बड़े महाजनपद अस्तित्व में आए थे, जैसे 16 महाजनपद के बारे में आपको मैंने बताया। राजा का अभिज्ञान और नियुक्ति की जाती थी। अब राजा को चुना जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का चयन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो गई थी। अब राजा का पद जन्म से कबीले पर आधारित ना होकर क्या हुआ था, चुनाव और नियुक्ति द्वारा आधारित किया गया था। इसका पद जो है वो स्थिर था, लेकिन शक्ति और नियंत्रण पर अधिक ध्यान दिया जाता था कि कोई इसकी गद्दी ना छीन ले। प्रशासन और शासन कैसा था, तो इस समय में राजा की शक्तियां पहले से बहुत ज्यादा केंद्रीकृत हो गई थी। मतलब अब राजा क्या है, जो उसके आसपास के एरिया है उन सबको खुद कंट्रोल करने लगा था। प्रशासनिक कार्यों में मंत्री, सचिव और सेना के प्रमुख का नेटवर्क भी स्थापित किया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग को बिठाया था राजा ने। इस कार्य में राज्य की व्यवस्था और सैन्य अभियानों को भी सुनिश्चित किया गया। सेना को भी अच्छी तरह से स्ट्रांग बनाई गई। अब जानते हैं उत्तर वैदिक काल के समाज में कैसे परिवर्तन आया था। ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया बहुत अच्छा समाज था, सबको बराबर के अधिकार थे, कोई उच्च नीच ज्यादा नहीं था। पर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, समाज बिल्कुल खराब हो गया, कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, अद्वितीय धर्म का विकास हो गया। उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप बदलने लगा। जहां पहले कर्मकांड और यज्ञ पर महत्व दिया जाता था, अब क्या है, ब्राह्मणवादी ने ब्राह्मण ग्रंथों का जो प्रचार हुआ, और जो आगे के वेदों का जो 4 वेदों पर आधारित जो था, वो उसको बदल गया, ब्राह्मण के आधार पे कर दिया गया। ब्राह्मण का वर्चस्व बढ़ गया, ब्राह्मण अपने कर्मकांड कराने लगा, पैसे कमाने लगा और लोगों को ठगने लगा, बहुत ज्यादा नीची जाति से घृणा करने लगा। जाति व्यवस्था का भी विकास हो गया इससे। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था में अधिक बदलाव आए, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में समाज जो है वो 4 वर्गों में बढ़ गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। उससे पहले नहीं था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में ये समाज बढ़ गया, और जिसमें जो ब्राह्मण है उसका वर्चस्व ज्यादा बढ़ गया। ठीक है? तो उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट बहुत ज्यादा आई। उनका समाज में अधिकतर और स्वतंत्र सीमित हो गए, और अपने अधिकतर घरेलू कार्यों तक वो सीमित रहेगी। तो इनके अधिकार भी छीन लिए गए। तो निष्कर्ष में लिखोगे कि पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक काल के दौरान भारतीय समाज और राजनीतिक में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। जहां एक और पूर्व वैदिक युग में समाज आदिवासी और कबीलाई लोग रहते थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में अब संगठित लोग रहने लगे प्रणालीबद्ध तरीके से। राजनीतिक व्यवस्था में भी अधिक केंद्रीकृत आना शुरू हो गया। अब सत्ता महाजनपद का उदय हो गया, क्योंकि जबकि समाज जाति में भी बढ़ गया और स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है हमें, चाहे वो महिलाओं की हो चाहे वो समाज की हो। इन परिवर्तनों ने भारतीय समाज के भविष्य को विकास देने में प्रभावित किया है।
और भारतीय सभ्यता के एक नए रूप की नींव भी रखी है, जिसमें हमें असमानता देखने को मिलती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया हो। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी मैं दिखा दूं, 10th क्वेश्चन भी मैंने नहीं दिखाया, आप 10th क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 भी देख लीजिए आप। पहले इंग्लिश मीडियम वाले 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, अभी तक मैंने इंग्लिश मीडियम वाले को नहीं दिखाया था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 12वां, 12वां देखते हैं हम। 12वां हमारा क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए, उसके प्रचार के लिए उसने क्या कदम उठाए वो बताइए। अशोक का धम्म क्या था, उसने क्या करा, उस अशोक के धम्म को स्थापित करने के लिए अशोक ने कैसे कार्य की, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे तो मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे, जिसे अशोक कहा जाता था। ये बिंबिसार के पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता था। भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। अशोक को अशोक महान भी कहा जाता है। अशोक ने अपनी साम्राज्य की विशालता और शक्तिशाली शासन के बावजूद उसने एक धार्मिक और नैतिक मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद, जिससे धम्म कहा जाता है। अशोक के धम्म और न केवल भारतीय समाज में बल्कि आसपास के देशों को भी प्रभावित किया। अशोक के धम्म ने उसने महत्वपूर्ण कदम उठाए जो इतिहास में अद्वितीय रूप से स्थापित हुआ। तो हम इसे जानेंगे क्या हुआ था। अशोक बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार कर रहा था, उसने उसके टाइम पे भारत जो है वो अखंड भारत था। बट एक टाइम जो उड़ीसा का क्षेत्र आता है उसमें कलिंग युद्ध होता है अशोक का, तो उसमें वो लाखों लोग को मार देता है। फिर उसको एहसास होता है कि मैंने बहुत ज्यादा खून खराबा कर दिया है। उसके बाद वो धर्म है बौद्ध धर्म अपना लेता है और युद्ध को हमेशा छोड़ देता है। तो उसमें एक धर्म परिवर्तन आ जाता है, एक उसमें अच्छी सी भावना इंसानियत टाइप की मतलब जाग जाती है। फिर वो अशोक के धर्म जो उस धर्म कहते हैं उसकी स्थापना करता है। ठीक है, तो अशोक की धर्म की विवेचना करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। धर्म क्या है। धर्म जो है वो अशोक का एक नैतिक और धार्मिक सिद्धांत था जो समाज में अहिंसा को दिखाता था, सत्य के मार्ग पर चलने को दिखाता था। धर्म और नैतिकता को बढ़ावा देने का संदेश था ये धर्म। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से गहरे रूप से जुड़ा हुआ था, लेकिन यह किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं था, ये हर धर्मों के लिए था। ये एक प्रकार का सार्वभौमिक सिद्धांत था जो कि समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने व्यवहार और आचरण को सुधारने की दिशा में प्रेरित करता था। लोगों को अहिंसा, सत्य और धर्म के रास्ते पर ले जाने का, नैतिकता के रास्ते पर ले जाने का काम करता था। अशोक के धर्म में क्या था। अहिंसा और दया की बात की गई थी। अशोक ने अपने धर्म के माध्यम से अहिंसा और दया का महत्व बताया लोगों को। उन्होंने युद्ध के बाद पशु बलि और हिंसा को त्यागने की सिफारिश की। पहले क्या होते थे, जब राजा महाराजा युद्ध जीतते थे तो पशु बलि दिया करते थे, और युद्ध में हिंसा भी होती थी, मारते थे लोग एक दूसरे को, तो होती है ना, जान जाती थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, लोगों को बताया कि दया करो। अब तुम, हिंसा ने समाज में शांति और समृद्धि की जगह केवल दुख ही और विनाश ही आएगा, ऐसा बताते थे अशोक अपने धर्म धम्म में। दूसरा, सत्य और ईमानदारी की बात करते थे। अशोक ने अपने शासन में सत्य बोलना और ईमानदारी से कार्य करने को प्रोत्साहित किया। उसने धर्म का उद्देश्य समाज में झूठ और धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उसने किया। तीसरा, धर्म निष्ठा और नैतिकता को जोड़ देते थे। अशोक के धर्म में धार्मिक आस्थाएं नैतिकता को बढ़ावा दिया। धर्म के प्रति निष्ठा और आचार धर्म का पालन करने की बात की गई थी ताकि समाज में अच्छाई और सच्चाई का प्रचार हो सके। समाज कल्याण की बात करते थे धर्म में। अशोक ने धर्म में समाज के कल्याण का विशेष ध्यान रखा गया। उन्हें दीनहीन और गरीब के लिए मदद करने के आदेश दिया। लोगों को अस्पतालों की स्थापना करने के लिए और सभी जीवों की प्रति करुणा का और सम्मान भाव रखने की धर्म के द्वारा प्रसार किया। अशोक के धर्म के प्रसार के लिए उठाए गए कदम क्या थे अशोक के द्वारा। अशोक ने अपने धर्म को व्यापक रूप से फैलाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उनके द्वारा किए गए प्रयास केवल न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी ये धर्म के सिद्धांत को फैलाया। इसके कुछ प्रमुख निम्नलिखित कदम भी है। पहला है धम्म शिलालेख और शिलालेख का प्रचार किया। अशोक ने अपनी नीति और धर्म के सिद्धांत को शिलालेख और शिलाओं द्वारा खुदाया। मतलब जो पत्थर होते थे शिलालेख, उसमें अपने धर्म जो वो लिखता था, धम्म मतलब जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया नैतिकता वैतिकता के बारे में, वो इस शिलालेख में उत्कीर्ण करता था पत्थर में। इन शिलालेखों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी गई थी, जिसमें अहिंसा, सत्य, धर्म और नैतिकता के सिद्धांत पर प्रमुखता से ही बात करते थे। इन शिलालेखों को भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों और अन्य देशों में भी स्थापित किया गया था कि आप धर्म का प्रचार हो सके। धर्म, दूसरा धर्म प्रदेशना, धर्मोपदेश, यानी अशोक ने स्वयं और अपने अधिकारी के प्रतिनिधियों को धर्म प्रदेशना या जो जिसे कहते हैं धर्म प्रदेश करने के लिए भेजा। मतलब उन्होंने अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों में धर्म की शिक्षा देने के लिए जो भिक्षु होते थे ना और बौद्ध उपदेश को भेजा कि जाओ और आप धर्म का प्रचार करो, अहिंसा, दया, धार्मिक जो नैतिकता है इसका प्रचार करो। तीसरा कार्य किया उसने, धर्म की सभा का आयोजन किया। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कई धार्मिक सम्मेलन और सभाओं का आयोजन भी किया, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत और प्रथाओं
को चर्चा के लिए रखा जाता था। इन सभाओं ने धर्म और नैतिकता के महत्व को बहुत ज्यादा समाज में फैला दिया और अशोक के धर्म का व्यापक रूप से लोगों ने स्वीकार करना भी स्टार्ट कर दिया। चौथा, उसने कार्य किया विकास करने के लिए बौद्ध धर्म का समर्थन किया। अशोक ने बौद्ध धर्म विशेष रूप से उसका संरक्षण को बढ़ावा दिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और महलों में आना जाना करने की स्वतंत्रता भी दी लोगों की, कि आओ भिक्षु आश्रम का निर्माण भी कराया। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध धर्म को अन्य देशों तक फैलाने के लिए कई उपदेशों को भी भेजा, कि श्रीलंका गए, दक्षिण एशिया, इस सब में भी बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अपने अनुयायियों को भेजा अशोक ने। पांचवा कार्य किया, उसने सभी धर्मों का सम्मान किया। अशोक ने अपने धर्म में किसी भी एक धर्म को ना मानते हुए सभी धर्मों का सम्मान किया। उन्होंने यह सिद्धांत अपनाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और हर धर्म को सम्मान मिलना चाहिए। इस नीति में विभिन्न धर्मों के बीच सहिष्णुता और सामंजस्य को बढ़ावा दिया। छठा, उन्होंने करा कि सार्वजनिक कल्याण का कार्य की स्थापना की, जो कि अशोक के धर्म को प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अशोक ने सार्वजनिक कल्याण कार्यों की स्थापना की। उन्होंने अस्पताल बनाए, जलाशय बनाए पानी पीने के लिए, मार्गों बनाए, विश्राम स्थल बनाए, वृक्ष लगाए, इन सब कार्यों से, ताकि लोग जो है वो अधिक सुख और आराम मिल सके लोगों को। ये कदम न केवल शासन की शांति और समृद्धि लाने के लिए थे, बल्कि ये धर्म के सिद्धांत के प्रचार के रूप में भी कार्य करते थे। ये सब चीजें, आई होप आपको अशोक का धर्म समझ आया हो। तो निष्कर्ष में लिखोगे कि अशोक का धर्म न केवल एक धार्मिक सिद्धांत था, बल्कि एक नैतिकता पर आधारित था, समाज की व्यवस्था का प्रतीक था ये, जिसमें सभी जीवों के प्रति करुणा भाव से देखा जाता था, शांति बनाए रखने की बात की जाती थी, न्याय की भावना रखी जाती थी, इसकी प्रमुखता थी ये। अशोक ने अपने धर्म के प्रसार के लिए कुछ कदम उठाए थे। उन्होंने न केवल भारतीय समाज को प्रभावित किया, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने दक्षिण एशिया और अन्य क्षेत्रों में भी अहिंसा और शांति का संदेश फैलाया। अशोक का धर्म आज भी मानवता के लिए एक प्रेरणादायक है, जो कि शांति, भाईचारा और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन चुका है। होप आपके जो 12 क्वेश्चन थे वो मैंने पूरे करा दिए। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। अगर आपको एक भी बार में वीडियो समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को 2 बार देखिए, ठीक है। वीडियो को 2 बार देखिए और पीडीएफ को आप जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए, मैसेज करिए, टैक्स करिए। ओनली 50 रुपीज में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी दिखा देती हूँ। आप लीजिए, पढ़िए, और आपको इसके अलावा कुछ नहीं एक्स्ट्रा आने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों, कॉलेज ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। और आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपके सारे सेमेस्टर में और हर सब्जेक्ट में आपकी हेल्प होती रहे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो धन्यवाद।